हमारे गढ़वाल में आपका 1802 में गढ़वाल समाचार निकला। बहुत बड़े पत्रकार हुए गिरजादत्त नेतानी जी, बहुत क्रांतिकारी पत्रकार थे। लेकिन जो क्रांतिकारी होता है बिल्कुल सरकार के खिलाफ लिखता है, वो सर्वाइव कहाँ करता है। बिल्कुल। उत्तराखंड की पत्रकारिता बहुत महान। मैं एक पत्रकार का ऐसा, मैं जब दिल्ली गया इसमें नेशनल आर्काइव में चौथी मंजिल में, तो उसके डॉक्यूमेंट 2400 डॉक्यूमेंट है जो जब्त कर रखे थे सरकार ने। खींचो न मयानों से न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबल हो तो अखबार निकालो। ये इलाहाबादी जी का कुछ था, मैंने कहा कुछ इसी में पत्रकारी बना जाए। इससे ये था जो कोई नहीं लिखे वो जयसिंह रावत लिखे। सरकार के खिलाफ जो कोई नहीं लिखे वो जयसिंह रावत लिखे। अब मैंने वीकली अखबार चलाया, वीकली अखबार अच्छा। चलाया 6-7 साल चलाया। अच्छा, और जितने मेरी बीबी के गहने थे अब उसको बड़ा चलाने में वो सब निकल गए। सब बेच दिए। जो किसी काम का नहीं है उसके लिए जो है अखबार और निकाल उसको पाओ। अखबार निकाल। फिर मैंने कहा खींचो न मयानों से न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबल हो तो अखबार निकालो। अखबार निकालो। जब ऐसे लोग अखबार निकालने लगे, ये तोप का क्या मुकाबला करेंगे। नमस्कार, मैं अमित अमोली और आप देख रहे हैं आईटीजी टॉक्स। आज का हमारा विषय है पत्रकारिता। पत्रकारिता के एक ऐसा स्तंभ से आज हम चर्चा करेंगे जिनका तजुर्बा मेरी उम्र से भी ज़्यादा है। मतलब जित हमने तो क्या देखा है जो पत्रकारिता में उन्होंने देखा होगा। तो आज पत्रिका मेरे को लगता नहीं कि इनसे बेटर कोई हमको पत्रकारिता के बारे में कुछ बता पाएगा। तो हम स्वागत करते हैं जय सिंह रावत जी का। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, पत्रकारिता में आपका अनुभव बहुत ज़्यादा है, जहाँ तक मेरे को लगता है। सन 78 से आप पत्रकारिता कर रहे हैं और उस ज़माने में पत्रकार बनना इतना आसान नहीं हुआ करता था। तो पत्रकारिता में मतलब ये करियर बहुत मुश्किल ही लोग चुनते थे। तो सन 78 में ऐसा क्या हुआ कि आपको पत्रकारिता को चुनना पड़ा? देखिए, जैसे आज का तब और अब पत्रकारिता के बहुत बदलाव आ गया है। जैसे समाज में आए ना बहुत सारी चीज़ें, हर क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आ गए हैं। बिल्कुल। कि एक तो और जब से सूचना प्रौद्योगिकी आई तब से तो बिल्कुल ही आपका, और उसके बाद अब तो ये एआई आ गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने तो और क्रांति पैदा कर दी। तो क्योंकि नियम है परिवर्तन, इसका प्रकृति का नियम है। नियम है, बिल्कुल। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। तो उसने होना ही। आज जो स्थितियां हैं, आगे 10 साल 20 साल बाद वो नहीं रहेंगी, पता नहीं और बदल जाएगा। तो पत्रकारिता में बदलाव है। जब आप ये समझिए कि जो प्रिंट जर्नलिज्म था, जो पहला ऑगस्टस सिक्की का 1790 के आसपास ऐसा था, बंगाल गजट उन्होंने निकाला था। पहला प्रिंट जो है अखबार निकला था उसके उसके बाद। तो तब शुरू हुआ। उसके बाद हिंदी का, वो अंग्रेजी में शुरू था। हुँ, हुँ। फिर क्या कहते हैं, ये शुक्ल जी का आया, उदंत मार्तंड आया हिंदी में। ये उसका 1826 के आसपास ऐसे ही आया। तो फिर हिंदी पत्रकारिता शुरू हुई। हमारे उत्तराखंड का बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है उसका, पत्रकारिता का बहुत गौरवशाली इतिहास। तो ये समझिए कि यहाँ पर 1843 में मसूरी से पहला अखबार निकला, द हिल्स, द हिल्स। जॉन मैकिनन का। तो इनके वहाँ भी बिजनेस था, शिमला में भी था और यहाँ भी। ब्रेवरी, ये बियर बनाते थे। इन्होंने यहाँ शुरू करते थे, अंग्रेजी से शुरुआत यहाँ पर हुई पत्रकारिता की, सारे देश में हुई। आपसे कलकत्ता से हुई, फिर क्या कहते हैं हमारे यहाँ भी हुई 1843 से, द हिल से। वहाँ आपका पहला हिंदी का अखबार निकला आपका, ये शुक्ल जी का उदंत मार्तंड। हमारे यहाँ पहला अखबार जहाँ तक एक समय विनोद, वो हिंदी उर्दू का अखबार था। वो 1868 के आसपास शुरू हुआ। लेकिन जो प्रचलित अखबार था 1870 में अल्मोड़ा अखबार था। इस तरह से मतलब हमारा अखबारों की सिलसिला शुरू हुआ। हमारे गढ़वाल में आपका 1802 में गढ़वाल समाचार निकला। बहुत बड़े पत्रकार हुए गिरजादत्त नेतानी जी, बहुत क्रांतिकारी पत्रकार थे। लेकिन जो क्रांतिकारी होता है बिल्कुल सरकार के खिलाफ लिखता है, वो सरवाइव कहाँ करता है। बिल्कुल। तब भी हमने बड़े-बड़े अखबार देखे जो हुए, उनका बहुत रहे, स्ट्रगल किए, सरवाइव नहीं कर पाए।
आज भी वही समस्या है। तो वो था, फिर वो गढ़वाली शुरू हुआ, फिर आपका अल्मोड़ा अखबार बंद हो गया। वहाँ ये अपने बीडी पांडे जैसे बद्रीदत्त पांडे जैसे क्रांतिकारी संपादक है, उन्हें बंद ही करवा दिया। बद्रीदत्त पांडे थे, आपका विक्टर मोहन जोशी थे, त्रिवेदी थे, बहुत सारे लोग थे। उन्होंने शुरू किया तो बंद हुआ, तो फिर शक्ति शुरू हुआ। तो शक्ति शुरू हुआ तो बिल्कुल क्रांतिकारियों का अखबार था। तो उसमें संपादक लोग जेल जा रहे हैं, आ रहे हैं, कोई दूसरा आ रहा, वो भी जेल जा रहा, इस तरह सिलसिला शुरू हुआ। फिर गढ़वाल से फिर एक क्रांतिकारी शुरू हुआ, आपका कर्मभूमि 29 में 1929 39 में। तो उसमें भगदर्शन जी और ये सारे लोग थे उसमें, भैरव तो धूलिया जी और सारे इस तरह से लगे रहे। जबकि अखबार भी दो किस्म के समझे, एक न्यूट्रल, एक सरकार समर्थक, एक सरकार के खिलाफ, एक क्रांतिकारी। एक क्रांतिकारी। और जो क्रांतिकारियों के आते वो जेलों में आना जाना लेकिन उसमें कितना बड़ा दम था। तो आगे एपिसोड में आप पूछेंगे तो उत्तराखंड की पत्रकारिता बहुत महान, मतलब मैं एक पत्रकार का ऐसा, मैं जब दिल्ली गया इसमें नेशनल आर्काइव में चौथी मंजिल में, तो उसके डॉक्यूमेंट 2400 डॉक्यूमेंट है जो जब्त कर रखे थे सरकार ने, हाईएस्ट डॉक्यूमेंट। वो यही देहरादून का पत्रकार था, राजा महेंद्र प्रताप सिंह, इतने बड़े क्रांतिकारी पत्रकार थे वो, निर्मल सेवक उन्होंने 1914 में निकाला। तो इस तरह से शुरू में ही पत्रकारिता की शुरुआत हुई। और अगर आप आगे देखेंगे, डिस्कस करेंगे, तो उत्तराखंड का बहुत बड़ा गौरवशाली परंपरा, एक से एक, तब सर लगता है कि ये तो हमारे उत्तराखंड का इतिहास हो गया पत्रकारिता में। हम्म, लेकिन मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ऐसा 1978 में क्या हुआ कि जो आप पत्रकार बने? मतलब आपने पत्रकारिता में ही अपना करियर क्यों देखा? ऐसा था कि पहाड़ों में जिसके माँ बाप होते हैं वो रहते हैं। मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी, मैं जब 11वीं में था। तो पिताजी का साया तो था, लेकिन वो कहते थे कि भाई को कहा फौज में भर्ती हो गए, तो भाई अब भाई मेरी जिम्मेदारी तेरे ऊपर, तुमने पढ़ाना है इसको। तो वो था। माताजी मेरी बीमार थोड़ा रहती थी, तो वो कंट्रोल हम पर कम था, और मैं विद्रोही शुरू में था। अब जैसे हमारे यहाँ तो शेड्यूल कास्ट के लोग बहुत सारे होते थे, अब मेरे दोस्त वो ज्यादा होते थे, अच्छा। और अपर कास्ट। अब वो भिड़ते थे तो मैं उनके साथ खड़ा हो जाता था। अब कॉलेज में भी जब जाते थे इंटर कॉलेज में, तो मैं उनका नेता होता था अपने गांव के जो शेड्यूल कास्ट लड़कों का। तो किसी को उनको मेरा संरक्षण होता था, है ना। अब अगल बगल के भी और उसी शेड्यूल कास्ट के लड़के इकट्ठे हो जाते थे, तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उनसे छिड़ जाए। मेरे गांव के लड़के भी मजाल नहीं होती थी, और उनको इतनी ताकत मिलती थी मेरी वजह से, वो कुछ भी करने के लिए तैयार रहते थे। जबकि मेरी माँ को, इनको सबको ये नहीं रहता था, ये इनके घरों में जाता खाना खाता है, तो पसंद नहीं होता था। तो घर वालों को तकलीफ तो होती थी, लेकिन मेरे को भी उनका बिहेवियर पसंद नहीं होता था। कि जैसे वो हमारा गांव का हलिया होता था, हल जो चलाता था, वो माँ किनारे उसको खाना देती थी चौक पर, उसके लिए अलग उसे खाना, अपने बर्तन धोने वहीं पर रख देने, वो किनारे पे। फिर जब दोबारा आना, उस बर्तन को उठाना, फिर दोबारा उनको धोना, और धोने के बाद भी घर के अंदर नहीं ले जाना उनको। इस तरह भी हमने देखा, तो मन में कुछ विद्रोह सा रहता था, बचपन से ही था। वो था। फिर हमने थोड़ा पॉलिटिकलिज्म भी पढ़े, तो थोड़ा लेफ्टिस्ट टाइप के हम हो गए थे। अब 76 में हमने ग्रेजुएशन करके, तो और या तो फौज में भर्ती होना, तो फौज में मेरे बड़े भाई फौज में ऑलरेडी थे, तो माँ नहीं चाहती थी कि दोनों जाएं, क्योंकि हमने 71 की लड़ाई देखी थी। घर के मेरे ताऊ चाचा सबके लड़के 3rd गढ़वाल राइफल, 4th गढ़वाल राइफल, 5th गढ़वाल राइफल, है ना। तो सब शहीद भी हुए, हमारे जीजा लोग थे और सारे लोग तो लड़ाई में थे। तो वो था, डर थी माँ को, तो नहीं चाहती थी फौज में जाऊं। तो फिर ये था कि मैं मास्टर तो बन ही सकता था। बिल्कुल। उस समय इंटर कॉलेज में मेरे को नौकरी ऐसे लग जानी आराम थी, से, बिल्कुल आराम उस से समय लग के जानी थी, ग्रेजुएशन तो लग जानी थी। वो नहीं करना था, क्लर्क की भी मिल जानी थी, कोई भी दिक्कत नहीं था। तो जो इमरजेंसी की जो ज्यादतियां थी, उनको मन में सत्ता के खिलाफ जो जो घोषित इमरजेंसी थी ना, आप समझे नहीं।
तो वो कितना लोगों के साथ होता था, वो जब मन में हुआ कि उसका कैसे प्रतिकार किया जाए। सही बात है सर, तो हमने तो सिर्फ सुना है, आपने तो देखा होगा। हाँ, इसका प्रतिकार कैसे किया जाए, तो ये था कि अखबार, वो था ना, खींचो न मयानों से न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबल हो तो अखबार निकालो। ये इलाहाबादी जी का कुछ था, हमने कहा कुछ इसी में पत्रकारी बना जाए, इससे ये था। या तो वकील तो मानेगा, तो वकील भी नहीं बन सकता, झूठ नहीं बोल पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो फिर मैंने क्या कहते हैं, यहाँ डीएवी कॉलेज में अंग्रेजी साहित्य में मैंने एडमिशन लिया। मेरे को वजीफा मिलता था, क्योंकि हमारे चमोली रुद्रप्रयाग उधर वो सब्जेक्ट नहीं हुआ करते थे। फिर यहाँ हुआ, तो यहीं से फिर मैंने अखबार ज्वाइन कर लिया, रिपोर्टर ज्वाइन कर दिया। तो वहाँ से शुरुआत ही हुई थी, लेकिन था इमरजेंसी का असर मेरे द पे। इमरजेंसी ने जो है आपको पत्रकार बनाया कायदे में। पत्रकार बन गया। अच्छा सर, आपने जो पत्रकारिता आप तब से लेके आज तक आप सक्रिय रूप से पत्रकार हैं, लगातार आप लिख रहे हैं। हम्म। उस समय की पत्रकारिता में और आज की पत्रकारिता में आपको सबसे बड़ा अंतर क्या दिखता है? देखिए, कहते हैं चेंज द लॉ ऑफ नेचर, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, एक जैसी नहीं रहेगी। ये जो स्थान भी है, हुँ। कालांतर में ये स्थान भी, इसका स्वरूप ऐसा नहीं रहेगा। आप समझते हैं, हिमालय तो 33 सी था, उस सागर से इतना बड़ा हिमालय उग गया, क्योंकि नियम है, प्रकृति का नियम है। ये इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट है, ये टेक्टोनिक जो वो है, वो प्लेट्स तो हैं। वहाँ थी, अफ्रीका की तरफ से हाँ, शिफ्ट बिल्कुल होते सर। होते इधर आगे अभी भी घुसती जा रही है, टिबेटन प्लेटों के नीचे घुसती जा रही है, तभी तो भूकंप आ रहे हैं ये सब। तो ये नियम है, प्रकृति का बदलाव है। तो समाज में जैसे बदलाव होने, सारे बदलाव आप देख रहे हैं ना। हम कितना किलोमीटर पैदल जाते थे, जो स्कूल कॉलेज में जब पढ़ने जाते थे। अब तो पैदल कहीं है ही नहीं, गांव-गांव सड़कें चलेगी। कभी टेलीफ़ोन, वो तो कभी जेब में भी हो सकता है नहीं, लोग जेब में लेके घूम रहे हैं। टेलीफ़ोन होना ही बड़ी बात होती थी, अब तो किसके पास टेलीफ़ोन है। तो वो वक़्त है। तो इस समय जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इसमें आई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आई, अब तो एआई आ गया। इस तरह तो बदलाव तो होने ही है, टेक्निकल तो होगा ही है। उसमें कई लक्ष्य होते थे। शुरू में इसका था सामाजिक, जो पत्रकारिता का उदय है, वो सामाजिक चेतना का था। हम क्या करते हैं, वी डिसेमिनेट इन्फॉर्मेशन, हम सूचनाओं को प्रसारित करते हैं। सूचना क्या होती है? ज्ञान है। हम कहते हैं ना, हम नॉलेज वर्कर हैं, ज्ञान कर्मी हैं, क्योंकि हम दुनिया को सूचित करते हैं, दुनिया को ज्ञान देते हैं। ज्ञान कैसा ज्ञान? जानकारी देते हैं। आज कहाँ क्या, वो एक ज्ञान ही तो है। दिस इज नॉलेज, वो देते हैं, ज्ञान कर्मी हैं हम लोग, वैसे स्प्रेड करते हैं। तो तब ये था कि कैसे समाज में, कैसे समाज को दिया था, विचार कैसे दिए जाएं, समाज को जानकारी कैसे दी जाए। और थ्योरी ऑफ, आप इवोल्यूशन आप देखेंगे, मनुष्य जो है जिज्ञासु है, जिससे सबसे ज्यादा जिज्ञासु इंसान है, तभी उस इतनी तरक्की कर तभी गया है। इतनी तरक्की हुई है, बिल्कुल। वो मास्टर है सारी जीवधारियों का, फोना का, फ्लोरा का, लाखों उनका उनका मालिक बैठा हुआ है आजकल, सब पर राज कर रहा है। क्यों? उसकी जिज्ञासा ज्यादा थी, उसकी रैशनैलिटी थी, तो उस वजह से उसका हुआ। तो वो जो चीजें धीरे 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 होती हुई है, तो शुरुआत ही तब हुई कि कैसे ज्ञान को, तो पहले तो आ रहा का डुगडुगी बजा और तरीके थे। लेकिन जब से प्रिंट आया, ऑगस्टस 21 का पहला जो बंगाल गज़ट आया, अंग्रेजी का आया। तो इससे शुरू-शुरू में हुआ, तो ऑगस्टस 21 को भी निकाला, तो अंग्रेज़ों ने देश निकाल दिया। ही वाज़ एन आयरिश। अपनी ही सरकार, वो अंग्रेज़ था, अपनी अंग्रेज़ सरकार के खिलाफ लिख दिया उसने गवर्नर जनरल की और चीज़ों। उस समय क्लाइव लॉयड था, है ना? तो उसको भी यहाँ से देश निकाला हुआ। तो धीरे-धीरे फिर फ्रीडम मूवमेंट आया। हुँ। तो पत्रकारिता को एक जिम्मेदारी और मिल गई राष्ट्रीय आंदोलन में। तो बड़े-बड़े लोग यहाँ तक हुआ कि तोप पर लगा दिया, उड़ा दिए। मतलब इतने बड़े-बड़े क्रांतिकारी हमारे उत्तराखंड में, तो अब आगे एक बात करेंगे, तो बहुत ही बड़े-बड़े क्रांतिकारी पत्रकार हुए, मतलब बहुत असाधारण पत्रकार हमारे उत्तराखंड में हुए हैं, जिन्होंने ये फ्रीडम मूवमेंट में इतना बड़ा योगदान किया, इतना बड़ा त्याग किया, तपस्या की सब, और सहा उसने। तो तब हुआ। तो उस समय 2-3 किस्म के, एक तो न्यूट्रल थे, एक सरकार के पक्ष में थे, एक सरकार के विरोध में होते थे।
फ्रीडम मूवमेंट के इस तरह से होता। जब आज़ादी मिल गई उसके बाद तो हो गया। अब राष्ट्र निर्माण था। राष्ट्र निर्माण में मीडिया कैसे योगदान करेगा, वो करता रहा 70 के दशक तक तो ठीक-ठाक रहा, उसके बाद वो भटकता चला गया। अब जैसे पहले तो आपका रेडियो आता था, फिर दूरदर्शन आ गया। दूरदर्शन में भी 1-2 बुलेटिन होते थे। अब वो सैटेलाइट से क्या कहते हैं चैनल, प्राइवेट चैनल आ गए। अब वो 24/7 हो गया। अब उनके पास इतना टाइम नहीं होता, पहले तो पूरा दिन इंतजार किया जाता पर था इंतज़ार कि किया जाता। हाँ, अब वो एक ही चीज़ को कई बार बोलते हैं रहते, बोलते नहीं बोलते? एक रिपीटिशन सेंटेंस, है, बिल्कुल आज रिपीटिशन है। वहाँ ये हो गया है, ये हो गया है वहाँ आज। मतलब एक सेंटेंस का एक-एक शब्द को घुमा वो फिरा के रिपीटिशन बहुत ज़्यादा है। कई शब्द बोलते। जबकि ये होता था कि हम लोग जब कहते थे जो फ्रंट पेज की जो लीड खबर है, हेडलाइन है, वो आज हेडलाइन है, कल नहीं है वो, क्योंकि वो सुनी गई है। वो हो चुका है। न्यूज़ तो वो है जो पहले न सुना गया हो, न देखा गया हो, न पढ़ा गया हो, दैट इज़ न्यूज़। अब वो क्या करेंगे वो बैंकर, उसी को खींचते रहते हैं आगे पाके, उनको टाइम वो पास 24 करना, घंटे पूरे करने हैं। वो टाइम पास करना है। तो वो चीज़, ये सारी चेंजेज़ हैं और चीज़ है। तो जो रोल बदलता गया, अब क्या है कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ गई। हुआ पहले तनख्वाहें कितनी होती थी हम लोगों को? 4-5 हज़ार, 6 हज़ार रुपया, बाप रे! उस समय इससे ज़्यादा नहीं होती थी। आज कितनी तनख्वाह, लाखों में लोगों को तनख्वाहें मिल रही हैं और सारी चीज़ें हो रही हैं। इतना हो रहा है तो कहाँ से आएगा? अब उस ज़माने में ये होता था जब बूढ़ा आदमी, हम लोग आखिरी वक़्त स्पेशल कॉरेस्पोंडेंट होता था, ब्यूरो हेड होता था। आज 20-22 साल का लड़का क्या है, मैं ब्यूरो चीफ हूँ साहब, खींच दो फलाँ चलो। ब्यूरो चीफ का मतलब आप वहाँ से सरकार से कैसे करके मैनेज करिए, बिज़नेस चलाइए, आप कुछ भी बन जाओ, आपको डिज़िग्नेशन मिल जाएगा। तो वो उसके लिए क्या है, उसको ज़्यादा रिसोर्स, रेवेन्यू उसका आ रहा है। जब पत्रकारिता के अंदर मैंने एक बदलाव ऐसा भी देखा है, मतलब हाँ, जैसे इसी से मिलता-जुलता है हुँ, कि विधानसभा चल रही है, हुँ, अब वो खबर भेजनी है कि अब क्या होगा, हाँ, क्या-क्या फैसले लिए गए हाँ, और मतलब हाँ या ना में किसी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर अगर चल रहा है डिबेट, हुँ, तो अब मैंने देखा है कि मेरे कुछ मित्रों ने जो है खबर बना के रखी हुई है। हाँ, हाँ में भी और ना में भी। हाँ, हाँ। वो सिर्फ़ इसके इंतज़ार में है कि एक बार वहाँ हो जाए तो भेजनी कौन-सी वाली है। ये मैं तो मतलब ये मैं भी करता था। अच्छा। सॉरी सॉरी टू से, ये दोनों दोनों बना के रख देते थे, अच्छा, दोनों ही बना के रखी क्योंकि हुई। मैंने पीटीआई में काम किया है। हुँ, हुँ। और आप ये समझिए कि पहले अलग-अलग रिपोर्टिंग के तरीके होते थे। आप जो साप्ताहिक अखबार होता था उसमें न्यूज़ व्यूज़ जाती थी। डेली अखबार में फैक्चुअल केवल न्यूज़ जाती थी। और जो एजेंसी का होता था उसमें न्यूज़ के अंदर से भी न्यूज़ के मतलब कोई इतना निचोड़-निचाड़ के एकदम फैक्चुअल जाता था। वो तब की बात थी। आज जब जो हर 2 मिनट में वो खबर जब जा रही है, वो न्यूज़ रह नहीं गई है, तो एजेंसी वाले को भी उसमें घुमाना-फिराना पड़ रहा है, उसमें टच देना पड़ रहा है, ताकि उसको नए ढंग से पेश किया जाए। तो ऐसा पेश मतलब अब करना, मेकअप हो रहा है। अब पेश कर उस कैसे उसको पेश किया जाए, वो तो इलेक्ट्रॉनिक चैनल पर। अरे आप इलेक्ट्रॉनिक की बात कर रहे हैं, अब सोशल मीडिया वाला जिसके जिसके पास ये है, जिसकी जेब में है, वो क्या कहते हैं, सिटीजन रिपोर्टर है, सिटीजन जर्नलिस्ट है। उसने जहाँ देखा उसने खींचा और उसने जाके फ्लैश कर दिया। तो आज की तारीख में खबरों के सोर्स और खबरों के जो डेस्टिनेशन में जो गंतव्य है, हुँ, हुँ। अंतर नहीं रह गया है। इतना अंतर खत्म हो गया है, इतनी क्रांति आ गई है, जो पहले नहीं थी। तो इसमें सावधानी की बहुत ज़रूरत है। कहीं अगर थोड़ा दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है, हमारे प्रदेश के बहुत महान गायक जो हैं, नरेंद्र सिंह नेगी जी जब बीमार हुए, आप समझिए, हुँ, हुँ। उस वक़्त सोशल मीडिया पर क्या चला? सही कह रहे हैं सर। आप समझे ना समझे? जिस के लिए लाखों लोग दुआएँ कर रहे थे कि इसके क्या कहते हैं, जल्दी ठीक हो जाएँ, उनके लिए कहीं ये भी चल दिया कि ये गए। हुँ। आप समझे? और एक ने कहा गए, और ये उसने कहा मैं पीछे छूट गया, दे। दूसरे ने भी, फिर तीसरे ने भी। जबकि वो ठीक थे, बहुत अच्छे, ऊपर वाले की उसकी वजह से बिल्कुल। आप फिर वो साहित्य की, अपने हमारे लोक साहित्य की क्या कहते हैं, संगीत की सेवा में वो आज भी गा आज रहे भी कर, हैं, सेवा आज भी कर रहे लोगों हैं। का मनोरंजन कर रहे हैं। मनोरंजन नहीं कर रहे हैं, हमारी संस्कृति के लिए बहुत बड़ा योगदान है हाँ, उनका। बिल्कुल सर। आप समझिए नहीं कि एक तो
हम जो लिटरेचर में कहते थे ना कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, वही मीडिया समाज का दर्पण होता है। अखबार कहते हैं मिरर ऑफ द सोसाइटी, जो हो रहा है इस पर रिफ्लेक्शन इसमें आ रहा है। बिल्कुल आएगी। तो वही साहित्य भी है। मैं साहित्य का छात्र रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ वही चीजें होती हैं। तो उन्होंने अपने उनके सृजन में आपके उत्तराखंड का, खासकर गढ़वाल का पूरा लोक जीवन आपको मिलेगा। उन्होंने हर मोड के लिए, आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा है, हर चीज के लिए उनका कोई ना कोई उनका गाना है। कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन, मतलब 1000 साल बाद अगर ये भाषा रही है ना, क्योंकि परिवर्तन होता है, ये भाषा रही तो जो हिस्टोरियन होंगे उस जमाने के होंगे, जैसे हम लोगों की किताब तब के लिए आज के लिए नहीं लिखी हुई है, तो तब ये होगा कि ये ऐसा समाज था गढ़वाल का, कुमाऊं का, ऐसा समाज होता था, ऐसे लोगों के, क्योंकि बहू की वेदना क्या है, सास की वेदना क्या है, इस तरह से हुआ। तो हमारे साहित्य में भी यही सब चीजें ऐसा होता था। तो आज डर ये है कि जल्दबाजी के चक्कर में हम लोगों को बहुत सावधानी की जरूरत है। ये है, तो बड़ा संभल के चलना जरूरी है बहुत इस एआई संभल के के जमाने चलना, में, ये खास तौर आई से। के जमाने में भी बहुत संभल के। हम लोग जो है ना कहते हैं कि हम समाज के लिए ड्राइवर हैं, समाज को ले जा रहे हैं। सही बात है। थोड़ा अकल, अगर हम अंधे काणे अगर हम ड्राइवर बैठे हो, समाज कहाँ गड्ढे में ले जाएंगे ना। जैसे कई लोग ले जाते हैं ना, जात के नाम पर ले जाते हैं, धर्म के नाम पे ले जाते हैं, क्षेत्र के नाम पर ले जाते हैं, भाषा के नाम से ले जाते हैं। तो हम जैसे कहते हैं ना, जज पर भरोसा होता है, फौज पर लोगों को भरोसा होता है। आज हम लोगों को भरोसा नहीं रह, वो भरोसा टूट गया। जबकि पत्रकारिता का प्राण है विश्वसनीयता। अगर विश्वसनीयता नहीं है तो ये समझे उसकी स्पिरिट, लॉस द स्पिरिट, वो खत्म हो रही है। ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, क्योंकि जिस समय तक मैं स्कूल कॉलेज के टाइम की बात अगर मैं अपने बताऊं, तो हम कहीं कुछ भी सुन लेते थे, हम्म, तो उस पर इतना यकीन नहीं होता था। लेकिन अगर कहीं हमने अखबार में कोई चीज पढ़ ली पढ़ है, ले। तो हमारे को लगता था कि भाई यही पत्थर की लकीर है। अरे कहते ये देखो ना, अखबार में छपा हुआ है, बस सबूत था वो, बिकॉज दैट वाज प्रिंटेड डॉक्यूमेंट। वो तो था प्रिंटेड, भाई अखबार में छपा। आज आज ये भी बात है, अरे अखबार में छपता रहता है। अब उसकी वो वैल्यू नहीं रह गई जो पहले थी। 78 79 में इतनी सी खबर थी, चमोली विलेज कन्वर्टेड इनटू डेवरिस। मैं नया नया ऑफिसर चला गया, मेरी पोस्टिंग होगी, मैंने खबर मार दी, वो पीटीआई में चली गई। और इतनी टाइम्स ऑफ इंडिया में, इंडियन एक्सप्रेस में इतनी छपी हो, 4-5 लाइन, खलबली मच गई वहां, खलबली मच गई 3-4-5 लाइन से। तब हम, अरे आज इतना इतना लिखता हूं मैं, इतना कोई किसी के कानों में जू नहीं पड़ती। आप समझ क्यों? हम लोगों की विश्वसनीयता उतनी ही नहीं रही आज। जब पहले जो कहते थे ना, आज कितना अंतर आ गया। देखो अखबारों में छपी हुई थी वो बात है, अखबारों में छपी हुई थी, इसका मतलब सही होगी। आज अरे अखबारों में तो छपती रहती। तो टेक्नोलॉजी ने मतलब टेक्नोलॉजी ने, हमारी विलासिता ने, हमारी आवश्यकताओं ने, दिक्कत ये हुई कि हम इतना, इस प्रोफेशन में इतना इनकम नहीं है। ये मुझे तो मुझे ये ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं व्यवसायीकरण ने ही जो है पत्रकारिता को बर्बाद किया है। बर्बाद। कभी 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 अमित, हम हमारे नेता लोग, हम तो यूनियन रहे ना, मैं ट्रेड यूनियनिस्ट रहा हूँ, अभी भी हूँ इस यूनियन में, नेशनल सेक्रेटरी हूँ मैं। तो शुरू में नेता कहते थे यार बाजारवाद, बाजारवाद क्या। और हम कहते ये पत्रकारिता में बाजारवाद क्या होता है? बाजार का तो एक पेज होता है। हाँ। है ना? वो तो पत्रकारिता के हिसाब से देख रहे थे हम ना तो आप। कहते यार बाजार तो एक पेज जिसमें आपका गेहूं को कीमत भी है, सोना चांदी भी रहता है, सोना उछला चांदी गिरा, एक बाजारवाद तो ये हुआ। अब ये अलग सा बाजारवाद क्या हुआ यार? तो अब लग रहा कि ये बाजारवाद क्या है? पत्रकारिता का बाजारवाद पूरी तरह जो 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 बाजारीकरण हो गया है, उसकी आत्मा को बाजार ने छीन लिया है। ये बड़ा बिल्कुल सर। बात। अच्छा सर, एक चीज और बताइए, हम्म, जब आपने पत्रकारिता शुरू की, हम्म। ऐसा पहला कौन सा लेख या रिपोर्ट रही जिसने जिसको पढ़कर या जिसको लिखने के बाद आपको खुद को महसूस हुआ कि हाँ आज मैं पत्रकार बन गया हूँ, जिससे आपको पहचान मिली? पहले तो मैं, ऐसा है, मैंने
74 में ग्रेजुएशन किया मैं, देहरादून आ गया डीएवी कॉलेज में, मैंने एडमिशन ले लिया। तो उस दौरान जो वहाँ लोकल अखबार, उस समय डेली अखबार कहाँ होते थे? हाँ जी। डेली अखबार तो दिल्ली वाले आते थे। हमने जो पहले अखबार देखे, कौन? कर्मभूमि, सत्यपथ, देवभूमि, उत्तराखंड ऑब्जर्वर, आपके शक्ति, इस तरह के अखबार देखे थे हमने। हमने और तो देखे नहीं। हमारे हेडमास्टर जी के पास सत्यपथ होता था या कर्मभूमि होता था। हम सोचते थे यही पत्रकार अखबार ही यही होते हैं। धीरे-धीरे ना, तो हमने जब थोड़ा बड़े होने लगे, अखबार देखने लगे, ग्रेजुएट हो गए, नीचे देहरादून आ गए, थोड़ा जी होशी, हमने तो साइकिल चलानी ही सीखी, देहरादून में ही सीखी। और लोग हमको मज़ाक भी करते थे, पहाड़ के लोग आते हैं साइकिल चलाना यहाँ सीखते थे, वो ताने मारते थे। तो सर पहाड़ का तो वैसा हाँ, हाँ। भौगोलिक स्थितियाँ नहीं है कि नहीं। वहाँ साइकिल चलाई जाए। तो ताने मारते थे हम पर कि आ गए, यहाँ आ गए, तो साइकिल सीखने आ गए। सर हम बात कर रहे थे आपके पहले हाँ, लेख के हाँ, बारे में। यस। तो तब क्या है कि इमरजेंसी लग गई। मैं कहा इमरजेंसी शुरू में, अब इमरजेंसी में हमने संपादक के नाम पत्र लिखना शुरू किया। अरे वो जो पत्र छपते थे वहाँ लोकल अखबार में, वो 4-4 पन्ने के उनमें छपते थे, उनका बड़ा असर होता था। अरे ऐसी है पत्रकारिता, ऐसी होती है। एक बार क्या हुआ कि हमारे यहाँ पटवारी था और वो बड़ा धौंस हमको मारता था। अब हम पटवारी तो आप जो हाकिम होता है, आप समझते हैं। अब हम डीएवी कॉलेज में पढ़ते हैं, सब देहरादून में पढ़ते हैं। हमको भी वो बर्दाश्त नहीं होता, उनको भी हम बर्दाश्त नहीं होता। अब उसकी कुछ हरकतें हमने करके एक संपादक के नाम पत्र में लिख दी। संपादक के नाम पत्र, एक बाद में एक सचमुच ये चिट्ठी भी लिख दी, डीएम कोई रस्तोगी थे उस समय, और वो उसको नौकरी गई। पटवारी वाज़ डिसमिस्ड उतने पर। अरे हमने कहा इतनी बड़ी चीज़ है अखबार में छापना, आप समझे? फिर ये हमारे इनको अभी विश्वम्बर दत्त उनका भैरवदत्त धूलिया जी के नाम से अभी पुरस्कार मिला। रमेश बाड़ी जी का सन 77 या 78 में अखबार शुरू हुआ है। उसमें हमने संपादक के नाम पत्र उसमें भी लिखना शुरू किया। उनका बड़ा असर होता था। फिर इमरजेंसी का असर था, हमने कहा पत्रकार बनना ही ठीक है। कम से कम अपने मन की भावना, अपने भड़ास जो है ना, भड़ास होती थी, है ना? वो तो कम से, तो वो स्थितियाँ थी। उसके बाद हमने कई लिखे, कई पता नहीं कितने लिखे हुए। लेकिन बाद के बाद में ऐसा साहब कि मैंने कई इश्यूज़ ऐसे जो उत्तराखंड के उठाए। एक तो मैंने महिलाओं पर उठाया, जो बहुत छपा। अमर उजाला में भी छपा, हिंदुस्तान का बैक पेज में पूरा पन्ना छपा कि पहाड़ की प्रत्यक्ष महिलाओं पर मैंने लिखा उसमें। तो उन पे मैंने जो लिखा था कि कई कारण होते हैं। एक विधवा हो गई, हुँ। उसके कोई सपोर्ट उनको नहीं मिला, लोग उसकी ज़मीन जायदाद करने, वो गई एक आस-पास किसी मंदिर में गई, चुटिया कटाई, माई हो गई। आप समझे? किसी पर जो थी विधवा थी, कुछ थी, लांछन लग गया, मंदिर में गई, चुटिया कटाई, वो हुआ। तो एक तो जो ये प्रत्यक्ष जो महिलाएँ थी, एक ये था कि जैसे मैं आया गाँव में शादी हो रखी है, पहले होता ही ऐसा था। पढ़ने के लिए बाल विवाह हो जाते थे, पढ़ने के लिए तो आप देहरादून आ जाओ या और जगह आ जाओ, हुँ, हुँ। वहाँ पढ़ो, साथ ही साथ अपने साथ की लड़की से आपका हो गया, शादी हो गई। ये गाँव में रखी, वो तो गाँव में छोड़ दी, यहीं आपने घर बसा दिया। उसका काम क्या है? वो करे, प्रत्यक्ष है, चुटिया कटाई, माई हो गई। इस तरह डिज़र्टर वुमेन ऑफ गढ़वाल पर मैंने एक बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा, काफ़ी लिखा, कि पहाड़ की जो प्रत्यक्ष महिलाएँ हैं, उनकी वेदनाएँ क्या हैं? कई लोग गंगा फाल, मतलब कुछ नहीं है तो नदी में आए, अलकनंदा में, छलांग लगा भागीरथी दें। में छलांग लगाए जीवन। ये भी चारा था। एक ये था कि ऊपर ढंगार से कूद गए। कूद गए या मर गई, वैसे भी मर गई। जो अब जो प्रत्यक्ष है, वो मर गया यार, अब नदी नाले में कौन है, भेजो यार, इसका क्या है? वही देखेगी, पहले बह गई तो बह गई। इस तरह से हो जाते थे। इन पर मैंने बहुत डिटेल लिखी उसको, और बहुत वो छपी है। एक तो वो स्टोरी मेरी बहुत चली, लिखी मैंने। एक मैंने लड़कों पर कहा कि जो पहाड़ के लड़के आते हैं, गाँव से भाग के आते हैं, अनपढ़ गाँव के कोई है ना, विधवा माँ है,
या कुछ है लो। दूसरा ये होता था पहाड़ के जीवन से लोग देते हैं मैदान कैसा हो, पहाड़ के बाद प्लेन कैसा हो। जैसे हम भी पहली बार आए ना, हम देखा कोट द्वार के बाद देखेंगे कैसा होता है विष्णु, कैसा मैदान कैसा होगा। जो पहाड़ का आदमी आता है, बच्चा आता है, सही बात है। अरे मैदान कैसे होगा, पता नहीं, वो मैदान ही मैदान होगा जहां तक नजर जाती है। वो ऐसा था। कुछ वैसे लड़के होते थे, कुछ क्या करते थे, पहाड़ जाओ से पहाड़ से जाओ, एक तो भूटिया कुत्ता चाहिए, एक लड़का ले आना यार हमारे घर के लिए, क्योंकि वो विश्वसनीय होता था, मेहनती होता था, वो ईमानदार, डिमांड आज तक भी है। वो ईमानदार होता था। और दुर्भाग्य से कुछ लोग अरे गांव जाते हैं तो अपने भाई बंधु को जाके उठा के ले आते थे। कुछ लड़के भाग जाते थे तो वो जाते थे, खाते पीते थे होटलों में, कोटद्वार इधर रामनगर, इन्होंने होटलों में काम किया, थोड़ा 17-18 साल के हो गए, भर्ती हो जाते थे, तब आपका वो नहीं होता था। फिर हमने बद्री प्रसाद बोमला एक थे, ऐसे ही उनको बिक गए थे कोटद्वार में, इसमें हरिद्वार हर की पेड़े पर बिक गए थे। कोई सेठ उनको लेके गया, फीजी में ले गया, उसने तरक्की करी, किसान बना, किसान बन के उसने गन्ने के खेत लिए, एक खेत लिया, दो खेत लिया, वहाँ वो क्या कहते हैं ऑनरेबल बमोला बन के वहाँ का प्राइम मिनिस्टर बन गया। ऐसी लोगों की भी हुई। फिर हमने कहा वो उसकी में जोड़ा, रामी बरौनी का भी किस्सा दिया कि वो गया। इस तरह के किस्से मिला के वो मेरा आर्टिकल बहुत चला कि पहाड़ के लोगों, वो विदेश के उसमें भी चला, अंग्रेजी में भी लिखा मैंने उसको, तो वो भी काफी चला। इस तरह से कई स्टोरीज जो मेरी चली, खासकर जमीनों पर। अब बाद में आजकल जब मैंने ये लैंड एक्ट पर भी बहुत लिखा, उस पर भी खूब चली वो, उस पर भी चली, इसके यूसीसी पर भी खूब चली। ये तो आजकल का हो गया। जो 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 कोई नहीं लिखे वो जयसिंह रावत लिखे, सरकार के खिलाफ जो कोई नहीं लिखे वो जयसिंह रावत लिखे अपने मित्रों। अब लोग क्या कहते हैं, मित्र बनाते हैं। हमारे कई मित्र हैं, लोग वो की तारीफों में ही हर वक्त आर्टिकल, आज एक की तारीफ, कल दूसरे की तारीफ, कल तीसरे की तारीफ। अब उनके तो सर्किल बढ़ जाता है। अब हम हमारे जैसे लोग हैं, उनका जो लिस्ट होती है वो कटते जाते हैं, आज इसके खिलाफ, आज उसके खिलाफ, वो लिस्ट से कटते जाते हैं, हमारा नाम कटता जाता है, दोस्तों की लिस्ट से कटता जाता है, वो दिक्कत हो जाती है। मतलब आपको कभी फर्क नहीं पड़ा इस बात का कि सरकार में कौन बैठा है, कौन सी पार्टी है, कोई मतलब नहीं है? हाँ, तो क्या लेना देना है उसका हमारा हमसे, एक तो क्या लेना देना है। शुरू में जब लालच रही है, हमने अभी तो गरीबी भी बहुत देखी। अब गरीबी भी क्यों, मेरे हरकतों की वजह से नहीं, गरीबी क्यों, तो सरकारी नौकरी करता है, अब था ही अब इसी वजह से। लेकिन जब बच्चों का त्रास देखा यार, मेरी वजह से मेरे बच्चे कितना झेला उन्होंने। इसी वजह से मैंने आपको पहले क्वेश्चन ये पूछा था कि आप पत्रकार ही क्यों बने? मेरी वजह से मेरे बच्चों ने कितना झेला होगा, मेरी पत्नी ने कितना झेला होगा। तो कई बार डिगाया भी मेरे को कि मैं इनके लिए, मैंने अपनी जिद की वजह से, अपना उसकी वजह से मैंने इनको बहुत कष्ट पहुंचाया। ये दिक्कत होती। अच्छा सर, आपने तो बहुत जगहों पे पत्रकारिता की है, तो एक मेट्रो सिटी की पत्रकारिता और इंटीरियर पहाड़ की पत्रकारिता, कितना अंतर है इनमें? अमित, मैंने जो पहली किताब थी मेरी, वो ग्रामीण पत्रकारिता पर मैंने लिखी। मैंने वो लिखा था कि आज, तब तो 80 था उस जमाने, अब तो ग्रामीण भारत सिकुड़ रहा ना, शहरीकरण हो रहा, आप बहुत देख रहे ज्यादा। हैं हो रहा है। तब हमने कहा था कि लगभग 80% जो भारत है वो ग्रामीण है, और 20% जो भारत है शहरी है। लेकिन हम मीडिया में, अखबारों में जो देखते हैं, वो हम 80% भारत नहीं देखते हैं, हम 20% भारत को देखते हैं। हम फैशन देखते हैं, डिजाइन देखते हैं, मगर ये चमक धमक देखते हैं, हम अखबारों में वही देखें, वो राजनीति देखते हैं, वो क्राइम देखते हैं, जो भी देखते हैं हम वही देखते हैं। शहर देखते हैं हम, गांव नहीं देखते हैं। तो इसी पर मैंने, मेरी किताब थी वो ग्रामीण पत्रकारिता पर थी कि जबकि ग्राम, ये एक ग्राम जगत, एक एक ग्रामीण संसार अपने आप में सफिशिएंट है, आत्मनिर्भर है। गांव का जो ग्रामीण संसार है, ग्रामीण भारत है, वो आत्मनिर्भर है। वही उसी से उसका आपका नमक है। ये बहुत, जैसे हमारे पहाड़ों में क्या आता था, बाहर से नमक आता था। नमक भी कभी हम तिब्बत वाला ले लेते थे, कभी वो कोटद्वार दुगड्डा से चला जाता था। ढाकर ही आते थे, ढाकर होता था पहले।
वो लेके चले जाते मेरे थे। ख्याल से बाहर से सिर्फ नमक और चीनी यही नम चीजें आती ये हैं। से गुड़ भी कोल्हू गुड़ गुड़ भी घरों में हो जाता था और सारी चीज़ें होती थी। तो आत्मनिर्भर थी, तेल होता था। हमारे अब जो खेत, अब देखो खेतों में कई किस्म आपने कभी देखे खेत? बिल्कुल, मैंने बहुत देखा है सर। खेतों में कुछ तो बड़े होते हैं पौधे, हुँ। तो उन पर क्रीपर जो बेलें छोटी-छोटी बिल्कुल, होती हैं, बिल्कुल। उनमें दालें चढ़ी हुई होती हैं। बिल्कुल। नीचे धान का खेत है तो उनमें मेंड में दाल होती है। हुँ। उनके बीच-बीच में कुछ बड़े-बड़े जितने बड़े पौधे होंगे उन पर बेल लगी हुई होती है। तो संपूर्ण एक कल्चर था वो। बीजों का कल्चर, खेती का एक कल्चर था, आज नहीं है वो कल्चर। वो भी तो जा रहा है ना। तो वो अपने आत्मनिर्भर कल्चर था, ग्रामीण भारत का। तो आज तो वो सिकुड़ रहा है, जो गाँव शहर की तरफ पसरता जा रहा। अब देहरादून समझ लो, जो आपके बासमती के खेत थे, वहाँ आज क्या कहते हैं, जहाँ बासमती लहलहाती थी, वहाँ बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें। देहरादून की बासमती बस एक हाँ, अब वहाँ अतीत की बात है। अब वो सिर्फ सुनने में ही रह गया सुनने है। में रह गई। तो यही है कि जो पत्रकारिता थी, उसमें गाँव गायब होता गया, गाँव होता गया। अब जो लोग अब भी गाँव में काम करते हैं, अभी भी कहाँ जो सीनियर कॉरेस्पोंडेंट वरिष्ठ पत्रकार होगा, वो आपका मेट्रो सिटी में ही लोग रखेंगे, हर अखबार तो रखता नहीं है। और जो पीटीआई, यूएनआई जैसे कुछ लोग रखते हैं, स्ट्रिंगर रखते हैं, वो पैसा उनको देते नहीं। तो गाँव का जो पत्रकार है, जो गाँव न कस्बों का जो पत्रकार है, जो बड़ी कठिन परिस्थितियों में करता है, उसे आप चाहते हैं कि समाचार भी वो पूरा भेजे। उसको फैसिलिटी आप पूरी नहीं देते हैं, उसको तनख्वाह पूरी नहीं देते हैं, पैसा भी बहुत कम। पीटीआई कितना देता था उस समय? ₹250। आप समझ रहे हैं? इतनी बड़ी एजेंसी। क्योंकि हर अखबार गाँव-गाँव में, हर हर कस्बे में रख नहीं सकता, तो वो एजेंसी लेते थे। और एजेंसी हर जगह अपना पूरा स्टाफ और वो स्टिंगर रखते थे, स्टिंगर को पैसे नहीं देते थे। तो ज़्यादातर जो गाँव में काम करते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में करते हैं, स्टिंगर करते हैं, या साप्ताहिक वाले करते थे। अब साप्ताहिक का तब था कि जब आप डेली अखबार नहीं होते थे, लोग गाँव में साप्ताहिक ही जाता था। पहले जो बड़े-बड़े जो पत्रकार हुए हैं, साप्ताहिक के थे। हमने बोला अभी विशंबर दत्त चंदोला जी का बोला, या आपका पंडित जी धुलिया जी का बोला, या और सारे लोगों को बोला। साप्ताहिक अखबार होते थे, सत्य-पत्र वो सारा कर्मभूमि हो या शक्ति हो या अल्मोड़ा अखबार हो, साप्ताहिक होते थे। तो वहीं से शुरू हुई थी। तो अब तो वो उनका सर्वाइवल ही नहीं है, वो पता नहीं सर्वाइव ही नहीं कर रहे हैं। जो निकल रहेंगे फाइलों में निकल रहे होंगे, क्योंकि डेली अखबारों ने उनको हड़प लिया है। डेली अखबार भी कौन-सा बड़ा अखबार छोटी मछली को निगल जाता है। मेरा अगला क्वेश्चन यही था, वो हाँ, आपने पहले ही बोल दिया। हाँ, तो बड़ा अखबार जो है ना, बड़ी मछली जो है ना, होता है, वो तो छोटी मछली को निगल जाता है। और वो छोटी मछली अस्तित्व में तो है, अब कई लोगों ने 10-10 शुरू कर दिया, कैसे गुज़ारा करेंगे। तो ये आगे चल रहा है। बस। सर आपने तो कई छोटे-बड़े सभी तरह के संस्थानों में काम किया है, जी। के लिए क्या मतलब जो शुरुआती दौर में छोटे भी रहे हैं, वीकली अखबार हो गए, जो लोकल रहे हैं उनके लिए मैंने भी। भी वीकली अखबार चलाया। वीकली अखबार अच्छा, चलाया, 6-7 साल चलाया। अच्छा, और जितने मेरी बीबी के गहने थे, अब उसको बड़ा चलाने में वो क सब निकल गए। सब बेच दिए। कागज़ लेने जाना, 250 का एक रिम आता था, उसको लाना, वहाँ जाके उसको इम्पैनल कराना, 1 रिंग बेची, 2 रिंग बेची, कुछ देते थे, दहेज में भी तो देते थे, घर में तो अक्सर इस कुछ चीज़ को लेके बड़ी बहस बड़ी होती बहस। होगी। मैं तभी तो मैं कई बार होता है कि मेरी जिद की वजह से मेरी बीवी बच्चों ने बहुत झेला है। बहुत मतलब पत्रकारिता झेला। जो है सम्मान के तो देती है लेकिन बहुत कुछ ले भी लेती है। अब मतलब अगर आप रियल में कर रहे हैं, लेकिन आज की पत्रकारिता अगर हम देखते हैं, तो अब तो बाज़ारवाद हो गया है। बाज़ारवाद अब तो पत्रकारिता सिर्फ़ दे रही है, दे रही है। बहुत कुछ बदलाव है। और हम लोग विद्रोही काम जो करते थे ना, जो कोई नहीं छापता, अब कई बार जहाँ नौकरी करते हैं उनसे मतभेद हो जाते थे। इन्हीं मुद्दों पर हो जाते थे। एक बार इसलिए हुआ कि अब गढ़वाल चुनाव आपने सुना होगा, बहुगुणा जी का जब चुनाव था, 80-81 की बात थी। तो जिस अखबार में मैं काम करता था, तो वो वहाँ का जो मालिक जो था, संपादक जो था, वो कांग्रेस भवन में देता था कि पास करने के लिए। अब
ये समझिए। तो मेरी बहुत बड़ा मुझको कैसा थप्पड़ पड़ती थी। मेरा लिखा हुआ वहाँ पास कराता था। तो मुझे वो अखबार छोड़ना पड़ा। अब क्या करूँ, उसमें नौकरियाँ नहीं होती थी। आज तक अखबारों में भी कई नौकरियाँ हैं। एक अखबार छोड़ो तो दूसरा में मिल जाती है। अरे एक चैनल छोड़ो दूसरे छोड़ो। तब कहाँ इतनी थी? नहीं होती थी, नौकरियाँ नहीं थी उसमें। उस समय बहुत लिमिटेड बहुत लिमिटेड थी, तनख्वाहें बहुत कम थी। तो वो स्थितियाँ थी। बार हमको कभी किसी अखबार वाले ने निकाला नहीं। एक बार की, और वो भी मेरे को नहीं, समूचा पूरा जितने सीनियर जर्नलिस्ट थे, उसका केस लड़ा, में जीता। ब्यूरो हेड से ऊपर यहाँ तक एडिटर, एग्जीक्यूटिव एडिटर, ग्रुप एडिटर, सबको निकाल दिया। है ना? सिर्फ सच लिखने के लिए। केवल एक बार निकाला गया हमको। हमको किसी अखबार वाले ने कभी नहीं निकाला। हमने निकाला, मतलब जहाँ भी आपने छोड़ा, हमने वजह छोड़ा। वजह तो यही रही होगी, हाँ, मतभेद। मतभेद से, वो भी सिर्फ लिखने के लिए। हाँ, मतभेद रहे और हमने छोड़ा अखबार। हमने निकाला मालिक को, मालिक ने नहीं निकाला। और हमने एक बार निकाला, हम उसको निकाला, केवल मेरे को अकेले नहीं निकाला, मेरे पे कोई दोष नहीं था, निकाला तो सभी को एक साथ, सब एक साथ निकाला। और उन्होंने कहा कि नहीं, अब तो पूरा ही संपादक मंडल बदल जाएगा, पूरा का पूरा स्टाफ ही चेंज होगा। सब स्टाफ चेंज हो गया। इसलिए निकाला गया, क्योंकि हम पर कोई ऐसा दोष नहीं लगा कि कुछ हुआ। हमारी मेहनत पर कभी आँच नहीं आया कि यार ये कम चोरी कर रहा है, ये कम लिख रहा है, या ज़्यादा लिख रहा है, नेवर। सब पत्रकारिता में आपने बहुत कुछ देखा है। पहली आपकी सैलरी क्या रही होगी? पहली सैलरी हमारी 300 रुपए। 300 रुपए। और 300 रुपए में उस समय परिवार चलाना कैसा रहा? 300 रुपए थी, 300 रुपए सैलरी थी, तो शुरू में थी ना। हम्म। तो बाद में मेरी सैलरी 600 हो गई जब मैं शादी हुई मेरी। अच्छा, तीन शादी से पहले 300 थी? शादी से पहले मेरी 300 थी, कुछ साल थी। हम्म। जब मैं गोपेश्वर वगैरह में काम करता था, ये मेरे को 300 रुपए देते थे। तो उसमें 300 काफ़ी होता था। अकेले के लिए तो बहुत है बहुत था वो उस 300, जमाने में। उस ज़माने में 300। फिर जब मेरी शादी हुई तब मेरी को 600 रुपए थी। तो 600 रुपए में मैं 50 रुपए मेरा मकान का किराया था। 4-5 रुपए के आटा, किलो आटा आता था। हम्म। है ना? बच्चे की फीस होती थी उस समय मेरे ख्याल से 50-60 ही ऐसी ऐसी होती होगी। भले ही जब बाद में तो 1000 रुपए करीब होने लगी थी। और अब वो फीस लोगों के 5-5, 6-6 हज़ार हो गई बच्चे की। तो मेरी बेटी हम की हम 5,500 जाती है, 5,500 हमारे पोते को भी ऐसी जाती है। और अभी वो यूकेजी में है। यूकेजी में है, वो सब मेरे पोते की भी ऐसी जा रही है, उसको ज़्यादा जा रही है वहाँ। आप समझे ना? तो वो ज़्यादा जा रही है, तो उस समय इतनी सैलरी होती थी 600। और जो मैंने लास्ट में छोड़ा है, मेरे को 30,000 तो तनख्वाह मिलती थी, और 5,000 गाड़ी का मिलता था, पेट्रोल वगैरह गाड़ी का, ड्राइवर का 5,000 था, है ना? बाकी पेट्रोल का अलग से मिलता था। अब पेट्रोल का मेरे को बोला, मैंने कहा भाई कैसे होगा पेट्रोल में गाड़ी? तो वहीं से बोला गया कि आप बिल बना के दो, पेट्रोल के बना के दो, तो इसमें मैं कहा मैं गाड़ी, उन्होंने कहा ये बना के, तो हमें मालूम है आपका गाड़ी नहीं है, लेकिन हम पिछला वाला एडिटर था आपका, हम उसको इतना ही देते थे, हम्म। तो पेट्रोल का आपको भी हम इतना ही देंगे, लेकिन सैलरी हम केवल 30 देंगे आपको, है ना? तो आप जितना पेट्रोल का 4-5 हज़ार के आसपास बनवा के, तो फिर मैं किसी कभी, मतलब ऐसा नहीं, झूठ नहीं बोला, उन्हें मालूम था कि बता के दिया। तो लोगों से कहते यार पेट्रोल का बिल दे दो, तो वो पेट्रोल का बिल भी उनको सबमिट करके आता था, तो कभी वो नहीं है उसमें मतलब खर्चा उतना हो ही जाता था। खर्चा होता। अब मेरे लिए 30-40 हज़ार बहुत थे, काफ़ी। क्योंकि तब तब ये था कि बच्चों को हमने लगभग पढ़ा लिया था। मेरा बच्चा पहला जो है 2003 में कमीशन मिल गया था, नौकरी लग गया था। उसी के नाम से हमने घर के लिए लोन लिया, है ना? क्योंकि पत्रकारों को, वकीलों को और पुलिस वालों को लोन नहीं मिलता। लोन नहीं मिलता, ये चर्चा थी। तो जब मेरा बेटा पास आउट अकेडमी से, तो उसके नाम से लोन लिया हमने मकान का। तो पुराना सही कहा मकान था आपने। एमडीडीए का, वो बेचा ये करके।
ऐसा हुआ। ये भी एक विडंबना है सर। विडंबना है। मतलब समाज को आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि समाज को जो है एक दिशा देने वाले मतलब समाज रूपी बस का जो ड्राइवर है हुँ, वो पत्रकार और लेखक हैं, हुँ। ठीक है? हाँ। और उनको ही जो है हुँ, ये कुछ चीज़ों से काट कर अलग रख दिया जाता है। रख दिया जाता है। ये ये दिशा भी वही दे रहे हैं। डिसाइड हुए मैंने ये मैं अपने कड़वे अनुभव मतलब जीवन के बता रहा जब कोई पैसा नहीं देता है तो वो हूँ। वही बताते हैं कि देखो जी उसने पैसा नहीं दिया है, इतना हाँ, बैंकों का इतना लाखों रुपए, इतना करोड़ों रुपया नहीं दिया, ये हाँ, लेके भाग गया। और उसी को जो ये बता रहा है उसी को बोल रहे हैं कि भैया तुमको नहीं मिलेगा। तुमको नहीं मिलेगा। तो ऐसा क्यों होता था? क्योंकि उन्हें ये कहीं ये न कहीं रहता डर इसलिए उन्हें डर रहता था कि ये धौंस देंगे, वापस मतलब इनसे हम वापस नहीं ले पाएँगे। इनके वापस नहीं ले पाएँगे। पत्रकारों को लोग किराए का मकान देने में डरते हैं। वकील को, पुलिस वाले ये तीनों आप ये मत समझिए नहीं कि केवल बैंक ही डरता है। आम मकान जनता भी। आम जनता मकान मालिक डरता है। नहीं वकीलों का तो मेरे को मालूम है कि उनसे वकीलों और पुलिस वालों को इसलिए भी नहीं मिलता है कि उनसे खाली कराना मुश्किल है। पत्रकार का भी। अब पत्रकार के साथ 2 चीज़ें हैं सर, हाँ, एक ही नहीं पत्रकार के साथ 2 चीज़ें सुनी है मैंने। हुँ, कि एक तो खाली कराने से भी उनको लगता है कि डर कि ये हाँ, खाली करेगा कि नहीं करेगा करेगा ही नहीं और क्या? जितने टाइम रहेगा उतना किराया देगा कि नहीं देगा। किराया देगा कि नहीं देगा? अब दिक्कत अब मैं सोच रहा हूँ कि अरे सैलरी तनख्वाह टाइम से नहीं मिलती थी। एक जगह मैंने काम किया वो जब तक अब मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ लेकिन जो दूसरा भाई जो संपादक था विदेश से जब आ जाता था तो हमको टाइम से सैलरी नहीं मिलती थी और जब वो 6 महीने बाद वापस चला जाता तब से टाइम से सैलरी नहीं मिलती थी 20-20 तारीख तक सैलरी नहीं दे रहे आप जबकि हम जब शुरू में हमने नौकरी की तो हमको एक 20 तारीख को एडवांस मिलता था तो सब लिस्ट लेके आते थे भाई आपको कितना एडवांस चाहिए आप समझ रहे 20 तारीख को एडवांस था और 7 तारीख को सैलरी पक्की लेकिन ऐसी भी नौबत है 20-20 तारीख तक तनख्वाह नहीं दे रहे वो जानबूझ के कि ताकि भाई पैसा नहीं है दूसरे भाई को जताने के लिए आप समझ रहे अरे तुम जता रहे हो लेकिन मेरा घर मकान मालिक को तो मैंने पैसा देना उसको हम क्या जताएँ? मैं तभी तो बोल रहा हूँ यार कैसे झेला यार हमने अब किराया अब घर में राशन नहीं है बीवी को उधार लाना पसंद नहीं क्या करेंगे तो चावल बचे हुए तो चावल ही खाओ सुबह शाम आटा है तो रोटी खाओ और क्या करें जब तनख्वाह आएगी तब देखेंगे तो इस तरह से झेला मतलब यार तनख्वाहें इतनी नहीं हुआ करती थी कि कुछ एक हम आप आगे अपने बुरे वक़्त के लिए बचा लें। बचा ले नहीं ओहो फिर क्या हुआ कि बाद में मेरी बीवी मेरे को 10 रुपया देती थी रोज का है ना और डब्बे पे चने बने होकर दिन के लिए राशन दे देती थी है ना खाना दिन के और ज्यादातर चना होता और मेरे चने गए मेरे साथी खा जाते कई बार कहते यार तुम्हारे घर के चने में मजा आता है ना वो चने भून बांध के देती थी ना रात को भिगाती होगी वो अंकुरित हो जाते होंगे तो इस वजह से और 10 रुपया चाय के लिए खर्चा सिगरेट के लिए खर्चा 10 रुपये ये होता था तो वो चलो आज के ज़माने में 10 रुपये की तो एक ही सिगरेट आती है सही अब तो बात अब है। तो भले ही हमने छोड़ दिया था वो तो ये स्थितियाँ स्थितियाँ बड़ी विकट रही हैं फिर। घट रहती है अच्छा सर एक चीज़ और है कि अभी पत्रकारिता के अंदर मैंने एक चीज़ और देखी है। बड़े पत्रकार मतलब जो बड़े पत्रकार नहीं, बड़े जो ब्रांड्स हैं, राष्ट्रीय अखबार या राष्ट्रीय चैनल जो हैं, ये लोकल मीडिया के ऊपर कितना हावी है? आज लोकल मीडिया की क्या वैल्यू रह गई है राष्ट्रीय मीडिया के सामने? दो चीज़ें थोड़ा स्पेसिफाई कर लो राष्ट्रीय मीडिया का मतलब ये समझ लो दो चीज़ें हैं एक राष्ट्रीय मीडिया में प्रिंट हो गया एक राष्ट्रीय मीडिया में इलेक्ट्रॉनिक हो गया इलेक्ट्रॉनिक हो गया। है ना आप किसकी इलेक्ट्रॉनिक की बात कर रहे हैं या प्रिंट की बात कर रहे तो दोनों के ऊपर ही डिस्कस कर लेते हैं एक-एक करके। हैं एक एक करके पता पहले प्रिंट पे। प्रिंट पे ये होता है कि जो लोकल है अ, उसका अब लोकल भी जो जिनको हम वो कहते थे वो यहीं लोकल हो गए जो जो दिल्ली से छप के आते थे इधर उधर से छप के आते अब देहरादून में ही छपने लगे वो खुद ही लोकल हो गए वो खुद लोकल कैसे हुए सैटेलाइट की वजह से पहले हमने किताब में भी लिखा हुँ, हुँ। कि
एडिटोरियल है आपका चेन्नई में, मद्रास में, और हिंदू छपता कहाँ से था? इधर दिल्ली के नोएडा की तरफ। वो कहाँ से? एडिटोरियल ने वहाँ तैयार किया, उससे सैटेलाइट से वो सीधा मशीन पे कहाँ प्रिंटिंग के लिए यहाँ आ गया, तो नॉर्थ इंडिया के लिए। वो मैंने शुरू में आपको बताया ना, खबर का स्रोत से उसका डेस्टिनेशन तक, मतलब जहाँ उसका गंतव्य तक, उसको कम से दूरी कम करने के लिए लोगों ने ये सिस्टम कर दिया ना, ताकि अखबार जल्दी से जल्दी लोगों को पास पहुंचे। वही इसका भी इसमें हुआ कि शुरू में ये होता था कि जब उत्तराखंड आंदोलन में चैनल तो आ गए, या उसके बाद वो यहाँ से रिपोर्टिंग करके भेजेंगे, वैसे अपलिंकिंग की फैसिलिटी नहीं होती थी, तो वो सैटेलाइट से जैसे हो गए, तो अब अपलिंकिंग की यहाँ होने लगी, यहीं अखबारों के दफ्तर आ गए, यहीं सारी चीजें आ गई, ये आया। एक तो ये है, एक एक तो ये दिक्कत, ये वाली बात है। दूसरा उसमें दो चीजें अभी भी है, एक तो रेगुलर और एक आपका, वो दोनों में फर्क है, इलेक्ट्रॉनिक का भी प्रिंट का भी अलग है। जो रेगुलर एम्प्लॉई है उनका जो आता है, अब ये तो जो इलेक्ट्रॉनिक तो टोटल व्यावसायिक आ गया। अब किसी को भी रख दो, पढ़ा लिखा है या नहीं है, उसको बोलना आता है या नहीं आता है, लेकिन अगर उसको मैनेज करना आता है, हमको कई बार ऑफर आए, हमने इसलिए रिजेक्ट किया कि भाई हमको तो इलेक्ट्रॉनिक हमने अनुभव ही नहीं है। आप हमको कह रहे हैं आपको ब्यूरो हेड बनाएंगे, आपको कह रहे हैं कि आपका आधा आप ले लेना, आधा हमको दे देना, ये सारी चीजें बात हुई। हमने कहा जब हमने माइक नहीं उठाया कभी, हम कैसे कर सकते हैं? लेकिन कई ऐसे लोग थे जिनको जो थे जिन तो उन्होंने तो उनको डायरेक्ट ब्यूरो हेड बना दिया। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ऐसा हुआ, लेकिन प्रिंट में ऐसा नहीं होता है। प्रिंट में ऐसा है, प्रिंट में दो किस्म की बातें हैं। प्रिंट में एक तो अखबार निकालो, अपना अखबार निकालो, आप उसके एडिटर इन चीफ बन जाओ। मैं मानो जयसिंह, प्रधान संपादक श्री जयसिंह रावत, लोकल संपादक फला बम, एक हमारे मित्र होते थे। अब उन्होंने क्या किया, अपना उसमें अपना कंपोजिटर जो होता था, पहले हैंड कंपोजिंग होती थी, उन्होंने उसका राजपुर संपादक, नहीं ब्यूरो हेड राजपुर, साप्ताहिक का वो जो प्रिंट चलती है, ब्यूरो प्रमुख राजपुर। तो अपने अखबार में किसी को लिख दो ब्यूरो प्रमुख घंटाघर, ब्यूरो प्रमुख लिख दो, चक्राता रोड, कुछ भी लिख दो। आप अपने अखबार में कुछ भी लिख दो, है ना, 4 पन्ने का आप आपकी क्वालिफिकेशन है या नहीं है, ये भी नहीं है। लेकिन जो वर्किंग जर्नलिस्ट है, उसको पहले पूछा जाएगा कि आप, पहले तो हमारे ज़माने में तो डिग्रियाँ नहीं होती थी, मेरे पास खुद डिग्री नहीं थी, लेकिन हमारे ज़माने ग्रेजुएशन तो थी, कंपल्सरी थी। एक तो आपका ग्रेजुएशन कंपल्सरी थी, दूसरा आपका राइटिंग स्किल क्या थी, दूसरा आप में परखा जाता था इस आदमी का न्यूज़ सेंस क्या है। न्यूज़ सेंस एक पत्रकार के लिए बहुत बड़ी बात होती है। वो सेंस करता, सूंघता है, इसमें खबर का कितना है। आप समझे, एक ये न्यूज़ वैल्यू परखता है क्या है, आप समझे, न्यूज़ सेंस, न्यूज़ वैल्यू परखता है, नहीं परखता है। दूसरा इसका राइटिंग स्किल क्या है, इसकी भाषा पर कमांड कैसी है ना। लेखन, अब पत्रकारिता ऐसा लेखन नहीं होता, अखबारी भाषा बोलचाल की भाषा होती है, वो साहित्यिक भाषा नहीं होती है। लेकिन वो अखबारी भाषा में भी आप कई किस्म की स्टोरीज है, कोई गंभीर विषय पे आप लिख रहे हैं, तो उसके लिए शब्दों का चयन अलग होता है। कोई लाइटर वेन में आपने हल्का फुल्का कुछ करना, किसी व्यंग टाइप का कोई समाचार बनाना है, वो लाइटर वेन, उसके लिए शब्दों का चयन आपको दूसरा करना पड़ेगा, बिल्कुल। है ना। कोई सैटेरिकल जो शब्द भी चुनने पड़ेंगे आपको। कहते हैं गढ़वाली में, बोल बेटी सुनो बुआरी, इस किस्म का मतलब किसी को बोलना, किसी को सुनाना, इस तरह का भी हम लोगों को करना पड़ता है, क्या कि डिफेमेशन से बचना पड़ता है। अधिकतर व्यंग लेख ऐसे ही होते हैं। हाँ, तो शब्दों का चयन उस तरह से भी करना पड़ता है। इन सब चीजों में जिसका स्किल होता है, उसको एज रिपोर्टर ट्रेनिंग रखा गया, ठीक है। या उसने क्या कहते हैं, मानो उसने डिग्री ले भी ली, तो हमने सैकड़ों लड़कों को ट्रेन किया है, जिन्होंने मेरे दस्तखत से उनको डिग्रियां, 21 दिन का जो इंटर्नशिप होती है,
सैकड़ों तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बोल दिया, दर्जनों तो होंगे निश्चित रूप से, कई दर्जन होंगे जो जिन लड़कों ने मेरी दस्तखत से बड़े-बड़े, अब मैं आई डोंट वांट टू नेम देम, जो अच्छे ठीक-ठाक हैं पोज़ीशन पे, जिनको मैंने सर्टिफ़िकेट दिए होंगे और उनको तब डिग्री मिली होगी जर्नलिज़्म की, वो किस दिन की इंटर्नशिप जो कंपल्सरी जो होती है ना, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो वहाँ भी वो जब हम मेरे पास आते थे तो उनको ढंग से ट्रेन करना, उनको किताबों से व्यावहारिक ज्ञान उनको नहीं होता था। अब अच्छा सर सर, आपने बहुत कुछ झेला है, हाँ, लेकिन इसमें आपकी अपनी निजी राय क्या है कि हम भारत देश के नागरिक हैं, जहाँ की मातृभाषा हिंदी है और वहाँ हिंदी ही दोयम दर्जे में है। हिंदी दोयम दर्जे में। तो इसमें मतलब आपकी खुद की राय क्या है? मतलब आपने तो क्योंकि दोनों भाषाओं में भी काम किया है। मैंने इसलिए किया है कि इसके लिए हम खुद ज़िम्मेदार हैं। हम हिंदी भाषी लोग ही उसके लिए ज़िम्मेदार हैं। हमने हमेशा अंग्रेजी को हाकिमों की भाषा समझी है। आप समझते ना, बड़े-बड़े हाकिम जो अंग्रेजी बोलते हैं। फौज में बड़ा अफ़सर है वो अंग्रेजी बोलता है। बिल्कुल। वो कल्चर बन गया। जो बड़ा अफ़सर है इसका मतलब उसको अंग्रेजी बोलनी ज़रूरी है। तो वो जो आम आदमी के दिमाग में बैठ गया ये बड़े लोगों की भाषा है। एक और आज कुछ समय पहले आया कि क्या है, उसने कहा कि साहब हम अंग्रेजी को हम हिंदी के अपने सरकारी स्कूलों में पढ़ाना तो चाहते हैं, लेकिन पढ़ना नहीं चाहते। समझ गए? नौकरी आप वहाँ करना चाहते हैं क्योंकि आपको आपको अच्छी तनख्वाह मिल जाती है, लेकिन आप वहाँ पढ़ना नहीं चाहते हैं। अपने बच्चे नहीं वहाँ पढ़ाते, क्योंकि वहाँ अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती। पढ़ाई तो ज़्यादा लेकिन सिर्फ़ नाम के लिए। नाम के लिए पढ़ा, अब पढ़ी। पहले तो वो भी नहीं थी। अरे वो तिवारी जी के ज़माने में, तिवारी वाज़ द विज़नरी। वो तिवारी जी की सोच थी कि अंग्रेजी से स्टार्ट करो, इसमें यहाँ भी शुरू करो। तो वो तब की बात है। हमने तो 5वीं से 6वीं से छठी से 8वीं एबीसीडी। तक हमें नाम लिखना नहीं आता था ढंग से। छठी वही से जे तो ये एबीसीडी शुरू एक होता था। मास्टर जे ये वाई लिखता था, एक बोलता जे ये आई लिखो, जब जय करो। तो यही कन्फ्यूज़न रहता था, तो वो सारी चीज़ें थी। तो उसके लिए हम भी ज़िम्मेदार हैं कि हम अपनी मातृभाषा को इन्फीरियर समझ बैठे और अंग्रेजी को सुपीरियर समझ बैठे। इसलिए हम हर कोई अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाना क्यों चाहते हो? पढ़ाना चाहते हैं। आप अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाना चाहते नहीं चाहते? बिल्कुल। तो इसलिए हमारी जो मातृभाषा है, वो दोयम होगी। अब यही नहीं, आज आपके सामने अंग्रेजी और हिंदी का सवाल आया। मेरे सामने गढ़वाली और हिंदी का, हम अंग्रेजी हमसे बहुत दूर थी। तो हमारे सामने आगे थी हिंदी और गढ़वाली। तो लोग क्या कहते हैं गढ़वाली बोलने में, अच्छा, हिंदी वो बोलता था समझता, जब मास्टर जी हिंदी में बोलते समझो मास्टर जी ज़्यादा पढ़ा लिखा अब सर यू गॉट दिस और पॉइंट। वहाँ पे अगर इंग्लिश में बोल दे कोई तो दिस इज द लॉ, दिस इज लॉ ऑफ नेचर। तो बड़ी मछली जो तो अच्छा, हिंदी मतलब हिंदी नहीं, हमारी गढ़वाली को, मैंने हमारी ये कुमाऊनी को, मेरी अब जो किताब आगे जो मेरी अगली छप चुकी है, भारत सरकार ने जो छापी है, उसमें मैंने ये लिखा है कि क्यों, है ना। फिर मैंने ये जौनसारी स्क्रिप्ट निकाली मैंने, आपको दिखाएंगे जौनसारी। आपके गढ़वाली की स्क्रिप्ट नहीं है, लिपि नहीं है, कुमाऊनी की लिपि नहीं नहीं, है, कोई लिपि नहीं है। जौनसारियों की लिपि है। और वो ढूंढी मैंने, जौनसारियों को पता नहीं। तब बताया उनको, अपने मित्रों को, मैंने कहा देख लो तो तुम। बल्कि गढ़वाली के लिए अभी कुछ टाइम पहले हमने एक पॉडकास्ट किया था, उसमें रयाल जी हैं, हाँ, उन्होंने जो है गढ़वाली की लिपि तैयार कर रखी है और वो दे रखी है उन्होंने राज्य सरकार को, राज्य से, लेकिन हाँ, राज्य सरकार जो है उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है उनकी तरफ से अभी तक। करनी चाहिए। अरे नहीं है तो देर सही सवेर तो कुछ तो बन जाए ना लिपि। लेकिन दिक्कत क्या है गढ़वाली में, कहते नहीं जितने पहाड़ होते हैं पीछे उसमें बोली बदल जाती है। हम्म, अब मेरी कंफ्यूजन क्या है कि मेरी ससुराल है पौड़ी में, मैं नेटिव हूँ चमोली का, बच्चों की ससुराल वो दूर है। आप समझे नहीं सर, वो मिक्सअप अब किस भाषा में बोलो साहब, सेम ही देख रहे थे। किस मैं, बोली मैं पौड़ी का हूँ, ससुराल मेरी चमोली में। चमोली, अब किस भाषा में बोलो साहब। अब हाँ, वो क्या दोनों भाषाओं में बहुत अंतर फिर है। अपने घर में साहब हिंदी बोलनी पड़ती है। तो ये सारी चीजें हैं, तो हम कहेंगे साहब हमारी हिंदी के साथ अन्याय हुआ है,
फिर कहेंगे साहब हमारी गढ़वाली के साथ अन्याय हुआ एक्चुअल है। में हिंदी के साथ अन्याय नहीं हुआ, हमने खुद अन्याय किया है। हमने अन्याय किया है। हमने उसको हिंदी को इन्फीरियर समझ लिया और मतलब इन्फीरियर मैंने समझ लिया। मैंने सुना था सर काफी लंबे समय तक जापानीज मतलब जापान वो देश रहा है जिसने बोला कि भैया हमसे बिजनेस करना है तो जापानीज में करो बात। अरे वो जो रूसी पुतिन अंग्रेजी नहीं जानता, हाँ, जो बात नहीं बोलेगा, वो नहीं बोलेंगे। फ्रेंच जाएगा, वो अंग्रेजी नहीं बोलेगा। तुमको समझना, मेरी बात सुननी है तो फ्रेंच में सुनो। हमारे नेता भी करो, वाजपेयी ने हिंदी में दिया, भाषण दिया यूएन में। हाँ, हमारे मोदी जी जाए, भले उनको बोलना आता था या नहीं आता था, उनकी तो मजबूरी है, लेकिन हिंदी में था, ठीक है। मेरे ख्याल से करना भी चाहिए सर। क्यों नहीं करना चाहिए? अरे सीखो ना, तुम सीखो। नहीं आते हम जरूर, हम क्यों बोलेंगे अंग्रेजी में? हमारी बोली मातृ बोली ही यही है। लेकिन जब अपने देश में हो जाए, जब अपने पराये हो जाए, यहाँ पे वही हो रखा है। जब अपने पराये तब क्या बोलेंगे? संयुक्त राष्ट्र वाला आपका हिंदी सुन लेगा, अब मतलब मद्रास वाला आपकी ये बात सुन नहीं के सुन रहा है तो ये फिर सुन के मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिनके इंग्लिश और हिंदी 2 अखबार हैं, वही ये कह रहे हैं कि भैया हिंदी वाला छूट जाए, इंग्लिश वाला ज़रूरी है निकालना। हमको बोला कि तो अंग्रेजी में पहले भेजो, फर्स्ट प्रायोरिटी। फर्स्ट प्रायोरिटी। क्योंकि वो अंग्रेजी देश विदेश जाता है, उस देश अंग्रेजी सारे भारत में आता है। एजेंसी का मतलब आप समझ गए? हजारों अखबारों में, हजारों दफ्तरों में, पूरे भारत सरकार में, पूरे कितने वो हैं आपके एम्बेसीज हैं, उनमें टेलीप्रिंटर लगे हुए हैं, सब एजेंसी एजेंसीज का। तो वहाँ क्या है, उनको अंग्रेजी पहले तो पूरी ब्यूरोक्रेसी के पास जो है, हाँ। वो इंग्लिश का ही वो बोलबाला है। मैंने उदाहरण बताया ना, आप हिंदी में उनसे बात करेंगे, किसी आईएएस से, आप पीसीएस से ये एक बात है, जो पीसीएस से प्रमोट हो गया आईएएस बन गया, हाँ, वो तो आई लाइक द पर्सन, क्योंकि वो हिंदी बहुत पसंद करता है, वो अंग्रेजी पसंद नहीं करता है। बिरले पसंद करते हैं, ज्यादातर पसंद नहीं करते हमारे यूपी के जमाने के लोग ना अपने। हाँ जी, हाँ जी। वो लेकिन जो मसूरी एकेडमी से निकला हुआ होगा, क्योंकि वो सारा भारत से आते हैं ना वो लोग, उनकी भी दिक्कत है। कई लोगों को एक बार ही इधर कोई आईएएस था, वो एसडीएम होते नहीं होते हैं, हाँ जी। अब उसने मेरे ख्याल से रुड़की में पता नहीं क्या बोल दिया, बवाल मच गया, विधानसभा में भी हो गया। तो उन्होंने कहा भाई इसका तो लैंग्वेज की प्रॉब्लम है। अब उसने पता नहीं क्या बोलना चाह रहा होगा, साउथ इंडियन है, वो वैसा नहीं बोल पाया। कई बार हो जाती है ना, उसका लोग हिंदी अंग्रेजी में क्या बोला उसने, उसने समझा हिंदी में इसका ये मतलब होता होगा, अपनी वो भी मर्जी से दिक्कत लगा रहे होती हैं। है। हम जब जैसे बाइलिंगुअल होते थे, जैसे आपने बोला चंदोला, हम बोलते थे, अंग्रेजी वाले उसको क्या बोलता है, चंडोला। समझे नहीं समझे? अब हम खंड विकास अधिकारी लिखेंगे, हाँ जी। तो वो क्या लिखेंगे, खंड का मतलब डिवीजन डेवलपमेंट ऑफिसर, जबकि उसका मतलब है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, बीडीओ हिंदी। तो वो सारी चीजों को दिक्कत आती, बहुत दिक्कत है तो सर बहुत इसमें। दिक्कत है हिंदी अंग्रेजी में, वो सारी चीजें पड़ती हैं। सही में सर। अच्छा सर, एक चीज़ है, हम्म, वैसे तो आपको राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कई पुरस्कारों से सम्मानित तो आप हो रखे हैं। हम्म। लेकिन हमारे जो हैं, आपको एक पुरस्कार जो मतलब उत्तराखंड से रिलेटेड, जो पंडित भैरवदत्त धूलिया जी के नाम से एक पुरस्कार मिलता है। काफ़ी माना जाता है उस पुरस्कार को उत्तराखंड के लिए तो। आपको भी वो मिला है अभी कुछ टाइम पहले ही। जब वो पुरस्कार आपको मिला, आपकी क्या फीलिंग थी उसको लेकर? एक तो सुन लो, बड़ा अजीब सा स्थिति थी। एक तो पहला पुरस्कार है, भैरवदत्त धूलिया, प्रथम पुरस्कार मेरे को मिला है, और उसमें 4 लोगों की जूरी थी, हुँ, हुँ। जो टॉप, मतलब आप समझे भारत के, उत्तराखंड के, जैसे प्रेस क्लब इंडिया का चेयरमैन, प्रेसिडेंट हमने लखेड़ा जी, प्रोफेसर धूलिया, सुभाष धूलिया, प्रभात डबराल,
गोविंद सिंह जी ये जूरी के मेंबर थे और मैंने उसके लिए कभी अप्लाई नहीं किया। मुझे पता ही नहीं था लोगों ने कब किया, क्योंकि मुझे नहीं किया। मैंने कहा मेरे को तो मिलना भी नहीं है। मैंने यहाँ अप्लाई किया ना सूचना विभाग में, अच्छा। है ना, मुझे कड़वा अनुभव था। तो इन्होंने मेरे को बाहर करने के लिए इतना षड्यंत्र रची है। अब मैंने कहा कि मैं षड्यंत्र रचूंगा कहीं दूसरी जगह मेरी वजह से और दिक्कत हो, तो अप्लाई भी नहीं किया था, मुझे मालूम भी नहीं था। तो एक दिन शाम को 10-11 तारीख की बात है, शाम को मेरे को एक फ़ोन आया कि मैं गुड इवनिंग। मैंने कहा गुड इवनिंग, मैं हिमांशु धूलिया बोल रहा हूँ। अब धूलिया बोला, मैंने कहा तो धूलिया तो वही वहाँ के मैंने कहा नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। भाई उस परिवार के नाम से ही बिल्कुल। इज्जत जागती है। तो कि ऐसा है कि हम आपका चयन इसके लिए हुआ है, क्या आपको स्वीकार है? अब मैंने कहा जी बिल्कुल, एक तो स्वीकार तो होगा ही, एक तो आप मेरा सम्मान कर रहे हैं, दूसरा भैरव दत्त धूलिया जी के नाम से हो रहा है, तो मैं इसे सहर्ष स्वीकार करूँगा, है ना? सहर्ष तो मुझे खुशी हुई है, आप कर दीजिए। लेकिन मैंने समझा ये नॉर्मल पुरस्कार है। तो आपको स्वीकार है, हम प्रेस नोट डाल दें? हमने कहा डाल दो। तो आधा घंटे के बाद साहब मेरे को फ़ोन आने शुरू हो गए। और मैंने कहा ऐसा? क्योंकि लोग यहाँ क्या कर रहे हैं कि हमारे पैसे के लोग अपना सम्मान खुद करा रहे हैं। अरे कल के लड़के वरिष्ठ पत्रकार फलां का सम्मान, अरे हर कोई यार अपना सम्मान करा रहा है यार। एक दिन प्रेस क्लब में मैं गया तो मुझे लगा इन्होंने मेरा सम्मान किया है कि मेरा अपमान किया, और वो वहीं चुपचाप से रखना पड़ा मेरे को। मतलब सैकड़ों लोग, कई दर्जन लोगों का सम्मान किया, कई दर्जन। अब उसमें मैं अपने मित्रों के बारे में किसी के बारे में कमेंट करना ठीक नहीं समझा, लेकिन मैंने ये समझा कि मेरा अपमान हुआ है बहरहाल। तो मैंने कहा ऐसा ही होगा, लेकिन वो धूलिया जी का नाम है तो खुशी की बात है, चलो। लेकिन मुझे नहीं था ये इतनी बड़ी चीज है। तो जब फोन आने लगे, अरे जहां तहां से, दिल्ली से भी फोन आ गए भाई, बड़े बड़े पत्रकारों को फोन आ गया कि भाई आपको मिला। मैंने बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैंने ये आंखें जो आया, अगली बार जो और डिटेल मेरे को मिली, किसी ने कहा कि भाई अरे यार बड़ा ठाट है, तुमको तो पैसे भी मिलेंगे। मैं कहाँ मिल रहा है यार पैसे? अरे देखो तो। और मैंने देखा, वो मैं मेरे घोपड़ी घूम गई, उसमें 1 लाख रुपया लिखा हुआ। मैं तो भाई यहाँ तो वैसे ही मिलता था, लोग जैसे अपना सम्मान कराते हैं बिना पैसे कराते हाँ, हैं। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। अरे ये तो 1 लाख रुपए उत्तराखंड में क्या यूपी में पहला है। अरे किसी पत्रकारिता पुरस्कार 1 लाख का किसी मिला हो बताओ? दूसरा मेरे नॉलेज में भी नहीं है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में बोलो ना किसी को मिला हो। हुँ। जिसको 1 लाख रुपए मिले हों पुरस्कार की राशि के साथ, और वो भी हिस्टोरिक अखबार, मतलब इतना क्रांतिकारी ऐतिहासिक अखबार है कर्म भूमि, है ना। वो संपादक जी भी अपने आप क्रांतिकारी थे, प्रोफेसर धूलिया। वो दिल्ली में प्रोफेसर थे तिब्बतिया कॉलेज में, छोड़ छाड़ के आए, जेलों में गए। अच्छा सर, आपने पत्रकारिता के ऊपर, वैसे तो पत्रकारिता के अलावा भी आपने कई किताबें लिखी हैं। जो पत्रकारिता के ऊपर आपकी किताबें, एक तरह से देखा जाए तो वो शोध ग्रंथ हैं, पत्रकारिता के ऊपर। और जैसे कहते हैं कि अपने बच्चे तो सबको कितने भी हो सारे अच्छे लगते हैं, लेकिन फिर भी आज के पत्रकारों को आप सबसे पहले आप कौन-सी किताब के लिए बोलेंगे कि भई ये ज़रूर पढ़नी चाहिए उनको? पत्रकारिता में कई किताबें हैं, खासकर उन्हें उन किताबों को पढ़ना चाहिए जिसमें हमारा जो प्रोफेशनल इथिक्स है ना, प्रोफेशनल इथिक्स जरूर पढ़ने चाहिए नहीं एक। और किताबों को वो जरूर पढ़ना चाहिए, अ, जैसे ये है चांद का फांसी अंक। मैं इसको क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि ऐसी भी पत्रकारिता हुई है कि लोगों ने जेल गए। अरे एक को तो तोप पर बांध दिया था, अंग्रेजों ने उड़ा दिया गया था, और वो मुस्लिम था। आप समझे नहीं सर? इस तरह के पत्रकार हुए हैं
जिनको न जाने कितनी सजाएं हुई हैं, लेकिन कॉज के लिए, समाज के लिए, अपने मातृभूमि के लिए, अपने देश के लिए उन्होंने इतना बड़ा संघर्ष किया। तो पत्रकारिता का केवल अपना अपना और अपना बच्चों का पेट पालना नहीं है, एक पेट पालना भी ज़रूरी है, वो अपने बच्चों का भी ज़रूरी, वो भी ज़िम्मेदारी है। लेकिन अपनी विलासिता के लिए, अपना वेल्थ के लिए जो पत्रकारिता के जो मानदंड हैं, उनके साथ कभी समझौता नहीं करना चाहिए। और उसके लिए ज़रूरी है कि आप पुरानी किताबें पत्रकारिता पर ज़रूर पढ़ें। आप गणेश शंकर विद्यार्थी को पढ़ें, आप पराडकर को पढ़ें, आप क्या कहते हैं इनको पढ़ें, उदंत शुक्ल जी को पढ़ें, उदंत मार्तंड को। इस तरह के अखबारों को, इस तरह के पत्रकारों को आप ज़रूर पढ़ें, है ना? और ये ऐसे जो चाँद का फांसी अंक, ये ऐसा अंक है, इसमें ज़्यादातर लिखो वो छद्म नाम से क्रांतिकारी भगत सिंह का भी लेख है इसमें। उसमें लिखा हो उनको पढ़ें। जो जो ये ऐसा अंक था फांसी अंक, जिसने छापा तो वो जेल रहे, जिस प्रेस में छपा वो भी जेल गया, जिसने पढ़ा वो भी जेल गया, जो संपादक था, मुद्रक था, प्रकाशक था, वो भी जेल गया। लेकिन जिसके पास पकड़ा गया, वही जिसने पढ़ा वो भी जेल गया। अरे पकड़ा गया जो जिसके घर में रह गया, उसके घर की भी खैर नहीं, उसके घर की भी कुड़की हुई। तो वो ये चांद का फांसी अंक था। इस तरह के लोगों ने पढ़े। और फॉर्चुनेटली हमारे उत्तराखंड में भी ऐसे पत्रकार हुए, महान पत्रकार। कभी आप उस पर अलग से डिस्कशन करेंगे। तो ये इस पर है, पूरा डॉक्यूमेंटेशन है यहाँ की पत्रकारिता के। क्या किया पत्रकारिता के इतिहास तो है, लेकिन मैंने इसमें फोकस किया है कि इनका स्वतंत्रता आंदोलन में अखबारों का, हमारे पत्रकारों का कितना बड़ा योगदान रहा है। कितने बड़े, आपने राम प्रसाद बिस्मिल सुने हैं? बिल्कुल। राम प्रसाद बिस्मिल की किताब जो है वो तो लिखी, वो छपी कहाँ? देहरादून में छपी, उर्दू में छपी, हिंदी में छपी। किसने छापी? हुलास वर्मा ने छापी। उनका भी एक स्वराज अखबार निकलता था हुलास। बहुत वो अलग एक है। एक आपने सुना होगा राजा महेंद्र प्रताप सिंह, जिन्होंने काबुल में स्वतंत्र भारत का सरकार का गठन कर दिया था, गवर्नमेंट इन एग्जाइल। और बरकतुल्लाह उनके प्राइम मिनिस्टर थे। और एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया महेंद्र प्रताप सिंह हिटलर से मिले, स्टालिन से मिले, उस प्रोटोकॉल से मिले। उस व्यक्ति ने 1914 में निर्बल सेवक अखबार निकाला था। अब अंग्रेजों के खिलाफ लिखो बंद हो गई। बिल्कुल वही अल्मोड़ा अखबार है, वही कर्मभूमि के सबके हुए। उसमें क्योंकि बड़ा टाइम लगेगा, ये पूरा मैंने वो डॉक्यूमेंटेशन किया है। 2 किताबें, एक तो यही लोकल विंसर ने मेरी किताब छापी है, एक भारत सरकार ने छापी। अब मेरे ख्याल से अब बोल खुला खेल होना चाहिए। पिछली बार 2 किताबों के मेरी जो रॉयल्टी आई, एक उसकी और उसकी 2,61,000 एक साल की, पिछले साल की जो रॉयल्टी आई थी, उसका TDS ही मेरा 39,000 रुपया कटा, जो मेरे को इस साल मिलेगा। तभी हमने संघर्ष किया, लेकिन ये है कि अब वो फल भी देता है। सही बात है। फल भी देता, मतलब हम लोगों को ये नहीं करना, संघर्ष से डरना नहीं चाहिए। वो देगा आपको कभी ना कभी, लेटर स्टेज में आपको संतान में देगा या उसमें देगा, मेरे को देगा। अब मैं कई बार सोचता हूँ यार मैं पैसे क्या करूँ मैं। कई लोग मुझे लालच देते हैं, यार तुम ये भी कर दो यार, हमारी इतना पैसा देंगे हम। मैं आज किसी की बायोग्राफी लिख दूं, किसी भी चर्चित की, किसी भी कंट्रोवर्शियल की, जितना पैसा मांगू उतना मेरे को मिल जाएगा। सही बात है। मैं नहीं लिखूंगा। ऑफर पे थे, क्योंकि मेरे को बोला भी, मैंने कहा मैं क्या करूंगा उस पैसे का। मैं इतने पैसे क्या करूंगा, जब इतने पैसे मेरी बहुत अच्छा चल रहा जब है, इतनी जरूरतें ही नहीं है, इतनी जरूरत ही नहीं है, जो है वो आराम से पूरी हो रही है। आराम से पूरी हो रही है।
मुझे अपने बच्चों से भी नहीं मांगना पड़ता है, मिल जाता मुझे, आ जाता मैं, क्योंकि मैं अभी भी लिख रहा हूँ, अभी भी काम करता हूँ, सुबह शाम काम कर रहा हूँ, आज इत्मीनान से काम कर रहा हूँ। तो वो लोगों को मेहनत से, संघर्ष से घबराना नहीं चाहिए, और जो एकदम तत्काल रातों रात, मैं परसों एक जगह बोला भी, मैंने कहा देखो मित्रों, नौजवानों, आप रातों रात लखपति करोड़पति बनना चाहते हो, एकदम चाहते हो लग्जरी कार आएगी, कार चाहिए आजकल, मजबूरी सभी को चाहिए। कभी हमारे लिए लग्जरी होती थी स्कूटर, है ना, जो हमने अब सीखी। तो आप लोगों के लिए कार लग्जरी है, लेकिन उसको भी ऐसा नहीं कि आप 50 लाख की कार एक साथ, देखा देखी मत करो, धीरे धीरे तरक्की करो, मिल जाएगी आपको। क्योंकि हमारा इतना ईमानदारी से करोगे तो इतना पैसा हमारे प्रोफेशन में मिलता नहीं, नहीं मिलता, नहीं मिलता। ये बात सही कही है। अच्छा सर, लास्ट में एक चीज़ और, आज के पत्रकारों के लिए आपका संदेश, क्या करना चाहिए उनको और क्या नहीं करना चाहिए? देखिए आज के समय के साथ, मतलब आज के युवा पत्रकारों के लिए। मैं कह रहा हूँ समय के साथ परिस्थितियाँ बदल गई हैं, और खर्चे बदल गए। जो काम हम किराया देते थे, कितना देते थे, मैंने आपको बताया था, 50-60 रुपए किराया घर का देते थे। आज 50-60 रुपए में तो आपको कुछ भी नहीं मिलता नहीं सर, कुछ नहीं। है ना? आज बदल गया समय कि मैं ये कहूँगा जिस तरह से हम जीते थे उस तरह से नहीं, ऐसा संभव भी नहीं है। कई चीज़ें हैं, आप नौकरी करेंगे जहाँ नौकरी करते हैं, है ना? जिस चैनल के लिए करेंगे, जिस अखबार के लिए करेंगे, उनके कॉमर्शियल हित हैं, है ना? उनके साथ भी आपको नौकरी करनी है तो उनके साथ भी चलना पड़ता है। तो कुछ ऐसा बीच का रास्ता, एक तो आप अपना ज़मीर बिल्कुल मत बेचो, अपना न्यूट्रल रहो। आपका मालिक जो भी करना चाहे तो करे, वो जाने, उसका काम जाने। लेकिन आप थोड़ा बच के रहो उसमें, बीच का अपनी विश्वसनीयता बनाए रखो। दूसरा ये है कि आप पढ़ो। मैं जितना आज पढ़ता हूँ, अगर मैंने तब पढ़ा हुआ होता इतना, सुबह-शाम मैं पढ़ता हूँ, सुबह-शाम मुझे लिखना पढ़ा मैं सुबह, मैंने वॉशिंगटन पोस्ट भी देखा, मैंने न्यूयॉर्क टाइम्स भी देखा, आप समझे? कभी अल जज़ीरा देख लेता हूँ मैं, उसमें गाज़ा वगैरह में जो होता है तो उसको देखना पड़ता हूँ। सारा दुनिया भर के अखबार पढ़ने पड़ते हैं। तो वो बाकी रेफ़रेंस के लिए मैं देख रहा हूँ अभी। मैं कुछ पढ़ रहा था उसमें, इसमें कि यहाँ वो फ्रीक्वेंसी क्यों बढ़ गई है, एक्सट्रीम वेदर जो होता है ना, ज़्यादा बारिश आ रही है, ज़्यादा सूखा पड़ रहा है, ये कहना असर्टेन हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि फलाँ में आज किसी में जर्नल में छपा हुआ है, तो वो जर्नल में जाके मैंने नोट किया, वो जर्नल पढ़ूँगा, आप समझे ना? उसको पढ़ूँगा, उसको उसके फैक्ट मैं दूसरे से चेक करूँगा, एक ही से नहीं करूँगा। तो इतनी पढ़ाई अगर मैंने शुरू में की होती, तो मैं इतना संघर्ष मुझे शायद ना करना पड़ा। तो पढ़ाई आपको बहुत ज़रूरी है, पढ़ना। आप ज्ञानकर्मी हैं, मैंने कहा इन्फॉर्मेशन इटसेल्फ इज़ नॉलेज। आप सूचनाओं को फैला रहे हैं, मतलब जानकारी फैला रहे हैं, मतलब आप ज्ञान फैला रहे हैं, लेकिन आप ज्ञानकर्मी हैं। मतलब ये कि नॉलेज अगर वर्कर हैं, अगर लेकिन आप लिखना चाहते हो तो पहले पढ़ो। पहले ज्ञान एक्वायर करो, और ज्ञान एक्वायर करने के लिए शॉर्ट मत करो, उसको फैक्ट करो। और खासकर आईटी, मैंने बताया ना, चेक किया मैंने, कहा आज बताओ आज सुबह-सुबह क्या हुआ? तो उन्होंने सारा बता दिया कि जो कभी हेलीकॉप्टर दुर्घटना हुई होगी 3 महीने पहले, वो भी आज दे दिया। एक बार मैंने कहा इसको पढ़ के मैं उनका चेक करता रहता हूँ। क्रॉस चेक करते हैं। उनको मैं फिर उसको बोलता हूँ कि तुम कितने झूठे हो, तुम लफाज हो, तुम इतने बोला, कहाँ लिखा हुआ? एक दिन कहते हैं 137 मर गए उधर, मैंने उसको पढ़ने के लिए दे दिया। ये रिपोर्ट आती ना इसकी, आपदा प्रबंधन की रिपोर्ट आती है, वो मैंने कहा इसको पढ़ो, रीड दिस टेक्स्ट केयरफुली एंड देन रिप्लाई। तो उसने कहा कि 120 लोग मर गए, इतने घायल हुए, तो मतलब उसने जो पिछला बैकग्राउंड होगा ना, वो भी डाल दिया कि कितने कम मरे थे, कितने कम मरे थे, और सारे उसमें डाल दिया। अगर ऐसा आप छापोगे तो अनर्थ हो जाएगा। एक भी नहीं मरा, और आपने कहा 120 लोग मर गए, उत्तराखंड में और अखबार में आ जाएगा 120 लोग मर गए, ये तो वर्ल्ड वाइड खबर है। मतलब ये कि एआई से तो बच कर रहें। बच के रहें, नहीं उसका यूज करें,
लेकिन आपका आर्टिफिशियल का नेचुरल इंटेलिजेंस का आप जरूर करें उसका। एक बार मैंने लिखा, किस्से में लिखता था, ऐसे लिखता था, वो आर्टिकल बहुत चला। हमने कहा हमारे में एक मित्र थे सूचना विभाग में, तो उनके 2 बेटे थे, तो वो कहते थे यार जय सिंह मैं बेटों के लिए, इस बड़े वाले के लिए चिंतित कर। मैं तो बड़े वाले के लिए चिंता क्यों करते हो, छोटा तुम्हारा 8वीं पास भी नहीं कर पा रहा, वो सीधा लाटा किस्म का है, बड़ा तुम्हारा ग्रेजुएट। वो कह रहा मैं उसके लिए ज्यादा चिंतित हूँ, क्योंकि वो उसका सरकारी नौकरी करना है, उसको कैसे मिलेगी, उसको जॉब कैसे मिलेगा। अब मैंने कहा छोटे, अरे उसके लिए तो मैं अखबार निकाला हूँ। आप समझिए ना। तो मेरा ये आर्टिकल खूब चला। ये आकाशवाणी में भी मेरा आया। जो किसी काम का नहीं है उसके लिए जो है अखबार अब निकाल उसको रहा हूँ। अखबार निकाल। फिर मैंने कहा खींचो न मयानों से न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबल हो तो अखबार निकालो। अखबार निकालो। जब ऐसे लोग अखबार निकालने लगेंगे, ये तोप का क्या मुकाबला करेंगे। ये तो खाने का मुकाबला कर लेंगे अकेले। तोप कैसे? खानी है, तोप खाने का। तो अब वो पत्रकार कभी होमगार्ड में रहता था, कभी होता था। अब तक तो वरिष्ठ पत्रकार हो चुका होगा। मैंने तो देखा है सर कि पत्रकारिता में 5 साल होते नहीं है कि बहुत से लोग जो हैं वो वरिष्ठ पत्रकार लिखना शुरू कर और देते हैं। एक और चैनलों में, अब चैनल वालों की दिक्कत है, डिबेट में चाहिए। कई लोग ऐसा है, वरिष्ठ तो नहीं होते लेकिन बहुत अच्छा बोलते हैं वो। बिल्कुल। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप बहुत अच्छे पत्रकार हैं तो आपको वरिष्ठ होना जरूरी है, नो। अरे 20-21 साल के लड़कों ने भी इतना बढ़िया लिखा। हम जब ये आया केदारनाथ की आपदा, तब देखा मैंने कि कितना टैलेंट है हमारे लड़कों के पास यार। वाह, बिल्कुल है सर। बहुत और अच्छा। पहले अगर हम अपने इतिहास को देखें तो भगत सिंह 23 साल की उम्र में तो वो चले भी गए चले भी गए, और कितना कुछ लिख गए। कितना कुछ लिख गए। इसमें भी भगत सिंह के लिखा हुआ उन्होंने एक प्रस्तावना की, गुमनामी इसमें भी है उनके लिखे हुए। मतलब जो लिखे है वो तो ऐसा है लिखे कि मतलब वो आयत जैसे कहते हैं ना, स्क्रिप्चर जैसे लिख गए वो, जो लिख गया मतलब कालजयी। जैसे हमारे एक मैंने बताया ना, गिरजादत्त नैथानी बहुत बड़े पत्रकार हुए, लेकिन वो भी ऐसी क्रांतिकारी थे, विपरीत दिशा बन जाने वाले। बजाय सरकार के साथ अंग्रेजों के साथ भी लेना, समाज के साथ उस समय ये है कि मतलब पढ़ने लिखने का काम तो केवल ब्राह्मणों का था, बिल्कुल। फौज में जाना केवल क्षत्रियों का काम था, और बाकी जो काम करना उसमें वर्ण व्यवस्था में, वर्ण व्यवस्था बहुत ज्यादा, वर्ण व्यवस्था थी उस समय। वो ऐसा क्रांतिकारी था, उसे उनके लिए अब छोड़ो, आप ये सब चीजें बहुत बोले नहीं, लेकिन उन्होंने उसमें लिखा कि एक तीर के क्या है के 4 शिकार, और कुली, मुर्गी और अल्मोड़ा अखबार। लोमस के 3 शिकार, कुली, मुर्गी और अल्मोड़ा अखबार। तो वो टाइटल जो था, वो नैरेटिव जो है, वो स्लोगन जो है, वो अब तक लोग दर्ज है। कालजयी लिख दिया लोगों ने। कुछ लिखो तो ऐसा लिखो जो दर्ज हो जाए, जो इतिहास बन जाए। वो मत तो गिरजादत्त नैथानी गए, लेकिन वो उनके वो बोल, लोमस के 3 शिकार है ना, मेरी किताब में भी होगा, जो भी होंगे, लोमस के 3 शिकार, कुली, मुर्गी और अल्मोड़ा अखबार। बंद हो गया था अल्मोड़ा अखबार। अब वो आगे डिप्टी कलेक्टर था। अब आगे आपकी किताबों के ऊपर भी चर्चा करनी है सर, तो उसके लिए कोई और दिन तय करेंगे। तय करें। आज तो बहुत कुछ ऐसा है कि जो मेरे को लगता है कि आज की चर्चा बड़ी अच्छी रही। पत्रकारिता के ऊपर आपके खट्टे मीठे अनुभव जो हैं वो सामने आए हैं। लोगों को इससे बहुत कुछ जानने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। सर, आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त करते हैं। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, नमस्कार।